जोहार साथियों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करते हैं करियर फाउंडेशन परिवार में। और आज की सेशन हम लोग देखने वाले हैं वोल्केनो, ज्वालामुखी, और ज्वालामुखी के साथ साथ ज्वालामुखी विस्फोट, ज्वालामुखी प्रकार, ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां और ज्वालामुखी के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव, ये तमाम चीजों को आज हम लोग पढ़ेंगे और ज्वालामुखी को समाप्त करेंगे। तो जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत प्लेट टेक्टोनिक यदि आप लोग समझ लिए होंगे, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी यदि आप लोगों को अच्छे से बेहतर से समझ में आया होगा, तो यह टॉपिक जो है ज्वालामुखी मुख्यतः टॉपिक बहुत आसानी से आप लोग समझ जाएंगे और सारी चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी। तो शुरुआत करते हैं आज की हेडिंग और आज की टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, समझते हैं, देखते हैं ज्वालामुखीता में क्या क्या आयाम शामिल होते हैं, है ना। तो ज्वालामुखीता, ज्वालामुखीता ये हमारा टॉपिक है। इसे हम लोग वोल्केनो या फिर वोल्केनोसिटी, है ना। ज्वालामुखी को इंग्लिश में वोल्केनो कहते हैं और ज्वालामुखीता को वोल्केनोसिटी कहते हैं, ठीक है। और एक और टर्म होता है जिसे हम लोग बोलते हैं ज्वालामुखी विस्फोट, है ना। एक और टर्म होता है ज्वालामुखी विस्फोट। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आखिर ज्वालामुखी होता क्या है ना। तो पहला जो है साथियों वो है हमारा ज्वालामुखी। ज्वालामुखी की यदि हम लोग बात करें, ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक है ज्वाला, जिसका मतलब होता है अग्नि, क्या होता है, अग्नि। और दूसरा शब्द है मुखी, जिसका मतलब होता है मुख, है ना। मुख मतलब जैसे चेहरा में एक मुख होता है, मुंह होता है, उसी प्रकार से। तो एक ऐसा क्षेत्र या फिर एक ऐसा मुख जिससे अग्नि निकलता हो, जिससे मैग्मा निकलता हो, उसे ही कहते हैं ज्वालामुखी, है ना। तो ज्वालामुखी का मतलब होता है वैसा मुख या फिर वैसा क्षेत्र जहां से मैग्मा निकलता हो, जहां से अग्नि निकलता हो। अग्नि जस्ट लाइक मैग्मा या फिर मैग्मा जस्ट लाइक अग्नि। क्यों भाई? क्योंकि ये जो मैग्मा होता है, मैग्मा जो होता है, इसमें बहुत ज्यादा तापमान होने के कारण ये अग्नि की तरह ही होता है। आपको दिखाएंगे ज्वालामुखी जब होती है तो मैग्मा जो निकलता है बिल्कुल आग की तरह दिखता है, एकदम पीला लाल कलर का दिखता है। तो यही आपका जिस मुंह के माध्यम से ये जो अग्नि आता है, इसी को कहते हैं ज्वालामुखी। क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी। अब बात करते हैं हम लोग ज्वालामुखी विस्फोट क्या होता है ना। तो ज्वालामुखी समझ में आ गया होगा। अब अगला हम लोग बात करते हैं और वो है हमारा ज्वालामुखी विस्फोट, है ना। तो ज्वालामुखी कहने का मतलब क्या हुआ? सिर्फ और सिर्फ इतना हुआ, ज्वाला का मतलब अग्नि और मुखी का मतलब मुख, अग्नि का मुख से बाहर आना। और जिस प्रक्रिया से आता है ना, प्रक्रिया चाहे वो दरारी उद्भेदन हो सकता है, प्रक्रिया चाहे वो विस्फोटक हो सकता है। तो ज्वालामुखीता कहने का मतलब हो गया कि ज्वालामुखी विस्फोट का कहने का मतलब हो गया कि तरल मैग्मा जब पृथ्वी के सतह को, है ना, यहां पे लिख सकते हैं हम लोग, पृथ्वी के आंतरिक भाग में तरल मैग्मा जब पृथ्वी के सतह को तोड़कर बाहर प्रकट होता है, उसे ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं, है ना। तो ज्वालामुखी मतलब सिर्फ वहां अग्नि का मुंह से बाहर आना, लेकिन पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो उपस्थित तरल मैग्मा है, जब पृथ्वी की सतह को तोड़ करके बाहर प्रकट होता है तो उसे ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं। मतलब एकदम भयानक की तरह ताबड़तोड़ एकदम विस्फोट करता हुआ फाड़ले चिड़ले जो बाहर आता है, वही कहलाता है ज्वालामुखी
विस्फोट, है ना, ज्वालामुखी विस्फोट। अगला जो टर्म है साथियों वो हमारा है, समझ में आ गया होगा आसानी से, कोई बड़ा बात तो इसमें है नहीं, है ना। अब आगे बात करते हैं, और तीसरा जो है हमारा वो है ज्वालामुखीता। ज्वालामुखीता, ज्वालामुखीता जो होता है इसमें ज्वालामुखी प्लस ज्वालामुखीता प्लस ज्वालामुखी विस्फोट प्लस ज्वालामुखी विस्फोट के बाद निर्मित स्थलाकृति सभी सम्मिलित होते हैं, सभी सम्मिलित होते हैं, अर्थात इसे हम कह सकते हैं, अर्थात पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा की उत्पत्ति के बाद मैग्मा का विस्फोट के बाद सतह पर प्रकट होना और सतह पर आने के बाद अनेक स्थलाकृतियों का बनना, स्थलाकृतियों का बनना, सभी प्रक्रिया को मिलाकर ज्वालामुखीता कहलाती है ना। कहने का मतलब क्या हो गया? कहने का मतलब ये हुआ साथियों कि ज्वालामुखी मतलब हम लोग क्या देखे, ज्वाला मतलब अग्नि, मुख से बाहर आना। एक काम हुआ, ज्वाला मुख से बाहर आता है, क्यों आता है, कहां से आता है, और यदि विस्फोट करके आता है तो इसे ज्वालामुखी विस्फोट कहें हम लोग। तो ज्वालामुखी विस्फोट भी शामिल हो गया इसमें, ज्वालामुखी भी शामिल हुआ, ज्वालामुखी विस्फोट भी शामिल हुआ। इसके अलावा ज्वालामुखी विस्फोट जब हुआ उसके बाद कौन कौन से स्थलाकृति बने, इन सभी स्थलाकृतियां का किस प्रकार से बनना प्रारंभ हुआ, किस प्रकार से ये बने, ये तमाम प्रक्रिया कहने का मतलब ये हुआ साथियों, ये हमारा पृथ्वी की क्रस्ट है, और क्रस्ट के नीचे मेंटल में आपको बताए थे कि दुर्बल मंडल हमको मिलता है। दुर्बल मंडल में मैग्मा जो है ये पृथ्वी को तोड़ करके बाहर आता है, और तोड़ करके बाहर आता है, और इस प्रकार से निरंतर बाहर आने से एक प्रकार से शंकुनुमा स्थलाकृति बनता है ना। हालांकि स्थलाकृतियों के बारे में हम देखेंगे कि अंतर्भेदी बहिर्भेदी स्थलाकृति क्या क्या होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो ये जो मैग्मा अंदर था ये बाहर आया, और बाहर आकर के विस्फोट किया, विस्फोट करने के बाद ये सतह को तोड़ते हुए बाहर में जमा, और जम करके स्थलाकृति बन गया। ये कंप्लीट प्रोसेस है ना, यहाँ मैग्मा की उत्पत्ति से लेकर के स्थलाकृति बनने तक का जो प्रोसेस है ये कंप्लीट प्रोसेस कहलाता है ज्वालामुखीता, वोल्केनोसिटी, है ना। तो ज्वालामुखी विस्फोट और ज्वालामुखीता आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बात करते हैं, और वो बात करते हैं ज्वालामुखी विस्फोट के बाद क्या क्या चीजें निकलती है बाहर, है ना। तो ज्वालामुखी विस्फोट आपको समझ में आ गया, है ना, ज्वालामुखी विस्फोट समझ में आ गया। अब बात करते हैं
ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले पदार्थ है ना। इसके बारे में हम बात करते हैं कि ज्वालामुखी जब विस्फोट होगा, यह जो मैग्मा पृथ्वी की धरातल को तोड़ करके जो बाहर आएगा तो इसमें क्या क्या होंगे, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साथियों, सबसे पहले क्या बाहर आएगा, तो याद रखिएगा ज्वालामुखी जब विस्फोट होगा इसमें तरल लावा बाहर आएगा। और ये लावा आगे दो प्रकार के हम लोग पढ़ेंगे, एक होगा बैसाल्टिक लावा या फिर इसे कहेंगे बेसिक लावा, एक होगा क्षारीय लावा जिसे बेसिक लावा भी बोलेंगे, बेसिक लावा। और दूसरा होगा अम्लीय लावा जिसे एसिडिक लावा बोलेंगे, है ना। तो इस प्रकार से हम बात करते हैं, आगे बात करते हैं। हाँ, अब दूसरा जो निकलेगा वो इसमें से राख भी निकलेगा, इसमें से चट्टानी टुकड़े में भी हम देखेंगे लैपिली, पायरोक्लास्ट, है ना। राख में हम एक देखेंगे प्यूमिस। इसके बाद गैस निकलेगा। इसके बाद गैस के रूप में जलवाष्प निकलेगा, है ना। इतने प्रकार के चीजों का बाहर आएगा। ये पृथ्वी के भूगर्भ में जो मैग्मा है साथियों, मैग्मा जब बाहर आएगा तो उसके साथ कई चीजें आएंगी बाहर, जैसे उस मैग्मा के पास गैस होगा, गैस भी बाहर आएगा। उस मैग्मा के द्वारा जलाए गए जो राख होंगे, राख भी बाहर आएंगे, चट्टानी टुकड़े भी बाहर आएंगे, और भी चीजें बाहर आएगी। तो ये सारी चीजों में कौन कौन है, सबसे पहला है तरल लावा, फिर राख, फिर चट्टानी टुकड़े, गैस और जलवाष्प। इन सभी चीजों का क्या होगा, पृथ्वी के अंदर से बाहरी सतह पर, पृथ्वी के ऊपरी सतह में सभी का आगमन हो जाएगा। सबसे पहले मैंने बात किया तरल लावा। तरल लावा का मतलब हो गया चिपचिपा लावा, या फिर कहें जो लिक्विड फॉर्म में लावा होगा, जैसे कि पानी जो होता है लिक्विड में होता है, तो उसी प्रकार से पानी रूपी अंदर में टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण चट्टाने जो है पिघल करके पानी की अवस्था के रूप में हो गई है, लिक्विड अवस्था में हो गई है। तो ज्वालामुखी जब विस्फोट होगा तो लिक्विड चिपचिपा लावा निकलेगा बाहर। और यह जो लावा होगा वो दो प्रकार के होगा, एक होगा क्षारीय लावा, एक होगा अम्लीय लावा। क्षारीय लावा कहने का मतलब होगा ये जो होगा क्षारीय लावा, ये गहरी काला रंग का होगा, काला रंग का। इसका भारी जो होगा, भारी ज्यादा होगा, ये भारी लावा होगा। इसके अलावा साथियों ये पतली लावा होगा। क्या लावा होगा, पतली लावा, है ना। तो लावा याद रखिएगा, जो क्षारीय होता है वो गहरी काला रंग का होता है, भारी होता है, ज्यादा भारी होता है लावा। और पतला लावा होता है, पतला मतलब वो पानी की तरह होता है, उसमें गाढ़ा उतना ज्यादा नहीं होता है। अब अम्लीय लावा की बात करें, और याद रखिएगा इसमें एक और महत्वपूर्ण बात कि इसमें सिलिका की मात्रा जो होती है, सिलिका की मात्रा जो होती है कम होती है। अम्लीय लावा की बात करें हम लोग, तो अम्लीय लावा में याद रखिएगा सिलिका की मात्रा अधिक होगी, इसके अलावा दूसरा जो आप लोग याद रखिएगा वो यह पीला कलर का रंग का होगा, पीला गहरा पीला रंग का होगा। इसके अलावा ये गाढ़ा होगा, गाढ़ा चिपचिपा होगा। और ये हल्का लावा होगा, है ना। तो इस प्रकार से अम्लीय लावा याद रखिएगा जिसमें सिलिका की मात्रा अधिक होगी, अम्लीय लावा होगा। पीला कलर का होगा, गाढ़ा चिपचिपा होगा।
और हल्का होगा, है ना। एक दिमाग में आपके मन में क्वेश्चन भी आ सकता है कि सर लावा आखिर होता क्या है ना। तो लावा की बात कर रहे हैं, लावा आखिर होता क्या है। तो यहाँ पर साथियों पृथ्वी के आंतरिक मेंटल में हमारा काफी गर्म क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर चट्टाने जो है गर्म और गलित अवस्था में पाई जाती है मेंटल में। ये मेंटल में जो गर्म और गलित अवस्था में जो पाई जाने वाली जो चट्टाने हैं, ये इसमें काफी ज्यादा टेम्परेचर है, ऊर्जा है, जिसके कारण स्थिर ना होकर के ऊपर की ओर उठना चाहती है और ऊपर होकर के उठते हुए तोड़ करके बाहर आती है ना। तो ये जब तोड़ के बाहर आती है साथियों, तो यही जो मैग्मा चेंबर में उपस्थित जो मैग्मा है, यही मैग्मा जब धरातल को तोड़ करके, इसको तोड़ करके बाहर आती है, धरातल में बाहर आती है, तो यही कहलाती है क्या, लावा कहलाती है। तो लावा कुछ नहीं, जिस प्रकार से एक बेटी जब शादी नहीं होता है तो वो बेटी कहलाती है, लेकिन जब उसका शादी हो जाता है, दूसरे घर में चली जाती है, तो बहू बन जाती है, किसी की आंटी बन जाती है, किसी की मामी बन जाती है। उसी प्रकार से मैग्मा जब धरातल के नीचे रहता है तो ये मैग्मा के रूप में रहता है, और मैग्मा जब धरातल के ऊपर आ जाता है, क्रस्ट को तोड़ते हुए ऊपर आ जाता है, तो ये लावा के रूप में जाना जाता है ना। इस प्रकार से एक और उदाहरण ले सकते हैं कि कई लोग घर में राम होते हैं, श्याम होते हैं, लेकिन वही बाहर जब निकलते हैं तो कई लोगों के लिए वो बाबू हो जाते हैं, सोना हो जाते हैं, धनिया हो जाते हैं, पुदीना हो जाते हैं, इस टाइप से होते रहते हैं, है ना। अब हम लोग बात करते हैं राख, है ना। तो आपको पता है ये जो अंदर भाग में उपस्थित जो मैग्मा था, इसमें बहुत ज्यादा तापमान के कारण बहुत सारे चट्टान जो थे ये राख में बदल गए। अब बोलते होंगे कि कोई चीज को हम जलाते हैं तो अल्टीमेटम वो क्या बन जाता है, राख बन जाता है ना। जैसे हम लकड़ी जलाए, लकड़ी पूरा जल करके राख हो गया। उसी प्रकार से अंदर के जो चट्टाने हैं, कुछ चट्टाने जो जल करके राख अवस्था में पाई जाती है, तो ये जब मैग्मा बाहर आता है तो अपने साथ राख को लेते हुए आता है ना। अगला जो है राख की प्रक्रिया में ही एक होता है प्यूमिस याद रखिएगा। प्यूमिस एक तरह से इसको कह सकते हैं फैन होता है। क्या होता है, फैन। जिस प्रकार से आप लोग झाग, इसी को बोलते हैं झाग, है ना। तो गर्म और गलित लावा मैग्मा जब बाहर आती है तो लिक्विड अवस्था में होती है। जिस प्रकार से नदी में आप देखते होंगे पानी जब बह रहा होता है तो कई दफा आपको झाग दिखाई देते होंगे, या फिर कपड़ा धोते होंगे तो तालाब में आप जब धोते होंगे तो झाग आपको साबुन का दिखाई देता होगा। उसी टाइप से झाग नुमा जो संरचना होती है, जो जल के घनत्व से भी हल्की होती है, यही कहलाती है आपका प्यूमिस। क्या कहलाती है, प्यूमिस। तो प्यूमिस याद रखिएगा कि जल के घनत्व से ही कम होता है, झाग की प्रकृति के समान ये होता है प्यूमिस, है ना। तो प्यूमिस के बारे में आप लोग लिख लीजिएगा। अब है चट्टानी टुकड़े, है ना। चट्टानी टुकड़े साथियों, चट्टानी टुकड़े यदि मटर के दाने, है ना, चट्टानी टुकड़े यदि मटर के दाने के समान हो और लट्टू के शेप हो, है ना, लट्टू के शेप की तरह हो, मतलब लट्टू की आकृति का हो। इसका माना जाता है 4 mm से लेकर के 32 mm तक इसका साइज होता है। ये चट्टानी टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे मटर दाने के शेप साइज में होते हैं। तो इसी को कहा जाता है लेपिली। क्या कहा जाता है, लेपिली। अब जब ज्वालामुखी प्रक्रिया होगी तो बहुत सारे चट्टाने के टुकड़े भी बाहर आएंगे, तो कुछ छोटे होंगे, कुछ बड़े होंगे। तो छोटे जो होंगे, जिसकी आकार मटर के समान होगी, मटर के दाने के समान दिखाई देती होगी, लट्टू के शेप की तरह दिखाई देती होगी, वो आपका लेपिली कहेगा। और यही जब बड़े जब होंगे, है ना, बड़े चट्टानी टुकड़े जो होंगे, जो ठोस होंगे, उनको पायरोक्लास्ट कहा जाएगा, है ना। तो यहां लिख लीजिएगा, बड़े चट्टाने टुकड़े जो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, है ना। तो बड़े चट्टानी टुकड़े ज्वालामुखी प्रक्रिया से जो बाहर आते हैं, जो चट्टाने होते हैं, जो ठोस अवस्था में होते हैं, उनको पायरोक्लास्ट बोला जाता है। तो ये, और इसके बाद गैस निकलती है, और गैस में याद रखिएगा सबसे ज्यादा SO2 निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड। इसके अलावा बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है, N2O, है ना। तो इस प्रकार से
गैस में भी बाहर आती है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर तो बहुत ज्यादा मात्रा में बाहर आता है, CO2 बाहर आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें भी बाहर निकलती है। इसके अलावा जलवाष्प है ना, और याद रखिएगा जलवाष्प जो होता है 60 से 90% तक जलवाष्प होता है ना। जलवाष्प जो पाया जाता है ज्वालामुखी विस्फोट के बाद, जो ज्वालामुखी विस्फोट जब होती है तो जलवाष्प जो होता है गैस के रूप में, है ना, गैस जलवाष्प क्या है, ये गैस है। तो जलवाष्प जो होता है ये 60 से 90% पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा जो होता है ज्वालामुखी विस्फोट के पश्चात निकलने वाला पदार्थों में वो है जलवाष्प। क्या है, जलवाष्प, है ना। तो ये हो गया ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले पदार्थ। जैसे बताए हैं वैसे लिख लीजिएगा और प्रयास कीजिएगा सारी चीजें समझते हुए चले, है ना, कोई चीजें आपको टफ नहीं लगेगी, सारी चीजें समझते हुए चलिएगा। तो अब हम बात करते हैं, है ना, अब हम बात करते हैं साथियों, अगला जो है वो है हमारा ज्वालामुखी के प्रकार। ज्वालामुखी के प्रकार, है ना, ज्वालामुखी के प्रकार की बात करते हैं हम लोग। ज्वालामुखी प्रकार की बात करें तो हम लोग पहले देखेंगे ज्वालामुखी के उद्गार के आधार पर। उद्गार के आधार पर तो ज्वालामुखी उद्गार के आधार पर इसमें हम लोग दो भागों में बांट के देखेंगे। एक होगा छिद्रयुक्त ज्वालामुखी जिसे केंद्रीय उद्गार कहेंगे, केंद्रीय उद्गार ज्वालामुखी। और दूसरा जो होगा साथियों वो होगा दरारी उद्भेदन ज्वालामुखी, है ना, दरारी उद्भेदन ज्वालामुखी। छिद्रयुक्त ज्वालामुखी में फिर हम आगे देखेंगे हम लोग कि इसमें हवाईयन ज्वालामुखी, हवाई तुल्य ज्वालामुखी क्या होता है। इसके अलावा अस्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, अस्ट्राम्बोली तुल्य ज्वालामुखी। तीसरा हम लोग देखेंगे वल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी। इसके अलावा हम लोग देखेंगे विसुवियन ज्वालामुखी, और एक देखेंगे पिलियन ज्वालामुखी, है ना। तो इस प्रकार से छिद्रयुक्त ज्वालामुखी को फिर हम आगे देखेंगे 5 भागों में जो महत्वपूर्ण है। दरारी उद्भेदन ज्वालामुखी देखेंगे जो दरारों के आधार पर होगा। अगला देखेंगे उद्गार की अवधि के अनुसार ज्वालामुखी के प्रकार, है ना। और इसमें हम लोग देखेंगे 3 प्रकार से। एक होगा हमारा, वो होगा साथियों आपका सक्रिय ज्वालामुखी जिसे एक्टिव वोल्केनो कहते हैं, एक्टिव वोल्केनो। दूसरा होगा डोरमेंट जिसे हम लोग सुसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं, सुसुप्त ज्वालामुखी। और तीसरा होगा हमारा, वो होगा मृत ज्वालामुखी या फिर इसी को शांत ज्वालामुखी या फिर इसी को एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी भी कहते हैं। एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी या फिर डेड ज्वालामुखी इसे कहते हैं। इसे डोरमेंट बोलते हैं, डोरमेंट वोल्केनो। तो इस प्रकार से उद्गार की अवधि के अनुसार ज्वालामुखी के 3 प्रकार से देखेंगे और ज्वालामुखी उद्गार के आधार पर भी हम लोग देखेंगे 2 प्रकार से, छिद्रयुक्त ज्वालामुखी, दरारी उद्भेदन ज्वालामुखी और छिद्रयुक्त ज्वालामुखी जिसे केंद्रीय उद्गार कहते हैं। इसे 5 टाइप में देखेंगे, हवाई तुल्य ज्वालामुखी, अस्ट्राम्बोली तुल्य, वल्केनियन तुल्य, विसुवियन तुल्य और पिलियन ज्वालामुखी, है ना। तो पहला हम लोग देखते हैं उद्गार की अवधि के आधार पर। पहला जो है हमारा उद्गार के आधार पर, है ना, उद्गार के आधार पर, है ना। पहला हम देखते हैं वो है केंद्रयुक्त या फिर छिद्रयुक्त ज्वालामुखी। इसका परिभाषा आप लोग लिखेंगे साथियों, ऐसा ज्वालामुखी जिसमें छिद्र बनने के पश्चात
छिद्र बनने के पश्चात विस्फोट करते हुए मैग्मा लावा के रूप में बाहर आता है, उसे छिद्र युक्त ज्वालामुखी कहते हैं या फिर केंद्रीय उद्भेदन ज्वालामुखी कहते हैं। है ना। कहने का मतलब यह हो गया कि मान के चलते हैं साथियों, इस प्रकार से यहां पर मैग्मा बैठा हुआ है और इस प्रकार से हमारा ऊपरी क्रस्ट है। मैग्मा क्या करेगा, यहां पर निरंतर टकरा रहा है मैग्मा, तोड़ेगा, यहां भी तोड़ेगा तोड़ेगा तोड़ेगा, यहां पर छिद्र बनाएगा और छिद्र बनाने के बाद एक में बहुत तेजी से भयानक विस्फोट करते हुए बाहर आएगा और इस प्रकार से फैल जाएगा। तो इस प्रकार से विस्फोट करता हुआ जो गहरी चिपचिपा लावा बाहर निकलेगा, उसी को कहते हैं छिद्र युक्त ज्वालामुखी या फिर केंद्रीय उद्भेदन ज्वालामुखी। इसके उदाहरण में कोटोपैक्सी को रखा जाता है, कोटोपॉक्सी, है ना। कोटोपॉक्सी जो ज्वालामुखी है साथियों, कहाँ मिलेगा, इक्वाडोर में मिलेगा, इक्वाडोर में मिलेगा। तो इक्वाडोर में जो आपका कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है वो इसी प्रकार का केंद्रीय उद्भेदन वाला ज्वालामुखी है जो विस्फोट करके यहाँ पर लावा बाहर आता रहता है ना। तो ये हो गया कोटोपैक्सी ज्वालामुखी, या फिर इसे हम लोग कहें तो केंद्र युक्त या फिर छिद्र युक्त ज्वालामुखी, है ना। सिंपल सी बात है, छिद्र हुआ, निरंतर लावा टकरा रहा था, तोड़ रहा था इसको, क्रस्ट को। एक बार बाहरी क्रस्ट में जो ऊपरी क्रस्ट था उसमें छिद्र बनाया, छिद्र बनने के बाद और मनोबल इसका क्या हो गया, और मनोबल इसका हाई हो गया और अचानक बाहर से तोड़ते हुए छिद्र को और ज्यादा विस्तार करते हुए बाहर आया, विस्फोट करता हुआ बाहर आया। यही कहलाता है छिद्र युक्त या फिर केंद्रीय उद्भेदन ज्वालामुखी, है ना। अब दूसरा बात करते हैं, और दूसरा जो हमारा है वो है आपका दरारी उद्भेदन ज्वालामुखी, है ना। इसके पहले प्रकारों की बात कर लेते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे दरारी उद्भेदन ज्वालामुखी। तो सबसे पहला हम लोग बात करते हैं साथियों हवाई तुल्य ज्वालामुखी, हवाई तुल्य ज्वालामुखी, है ना। अब इसके पहले यदि मैं बात करूं तो यहां पर एक हेडिंग डाल दीजिएगा, आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा ये कि उत्पत्ति की तीव्रता एवं मैग्मा की गाढ़ापन के आधार पर केंद्रीय उद्भेदन ज्वालामुखी को 5 भागों में बांटा गया है ना। उत्पत्ति की तीव्रता एवं मैग्मा की गाढ़ापन के आधार पर केंद्रीय उद्भेदन ज्वालामुखी को 5 भागों में बांटा गया है, मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। पहला की बात करते हैं, पहला है हवाई तुल्य ज्वालामुखी, है ना। हवाई तुल्य ज्वालामुखी जो होती है साथियों, ये शांत किस्म की ज्वालामुखी होती है, शांत किस्म की। इसमें लावा जो होता है वो बहुत तरल होता है, बहुत तरल होता है, मतलब बहुत ज्यादा पतला होता है, जिसके कारण यहाँ पर लावा आसानी से शांत तरीके से बाहर आता है, शांत तरीके से बाहर आता है। मतलब विस्फोट यहाँ पर बहुत कम के बराबर, ना के बराबर होती है। तो विस्फोट कम क्यों होगा, क्योंकि लावा आसानी से, बहुत पतला है, कहीं छेदवा मिलेगा वो छेदवा से बाहर निकल जाएगा लावा, और पतला है तो आराम से फेंकने लगेगा छेदवे के माध्यम से बाहर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब लावा बहुत पतला है तो आसानी से बाहर आ जा रहा है, कोई विस्फोट करने की उसकी आवश्यकता नहीं हो रही है। हवाई तुल्य ज्वालामुखी इसी प्रकार का ज्वालामुखी है। हवाई द्वीप आप लोग जानते होंगे, जिसमें मोना लोआ किलाविया ज्वालामुखी जो है इसी प्रकार की उदाहरण है। अगला बात करते हैं साथियों, और वो है आपका स्ट्राम्बोली, है ना। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी।
स्ट्राम्बोली जो है साथियों इटली में एक द्वीप है, इसको बोलते हैं लिपारी द्वीप। लिपारी द्वीप में स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है और इसकी विशेषता ये है कि इससे है ना हवाई तुल्य ज्वालामुखी से जो होगा, हवाई तुल्य ज्वालामुखी से क्या होगा, थोड़ा सा तीव्र होगा। थोड़ा सा क्या होगा, तीव्र होगा। मतलब इसमें जो लावा की जो नेचर होगा वो हवाई तुल्य से थोड़ा सा क्या होगा, गाढ़ा होगा। और यहाँ पर लावा के साथ साथ और भी धूलकण और भी छोटे छोटे कंकड़ और चट्टानी टुकड़े भी बाहर आएंगे। तो इस प्रकार से स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी जो होगा वो हवाई तुल्य से थोड़ा सा क्या होगा, हवाई तुल्य से थोड़ा सा ज्यादा शक्तिशाली होगा। तीसरा जो है वो है वल्केनियन ज्वालामुखी। और चौथा जो है साथियों वो है आपका विसुवियन ज्वालामुखी। ये दोनों ज्वालामुखी जो होते हैं साथियों, ये दोनों ज्वालामुखी जो होते हैं एक ही समान होते हैं, किंतु दोनों की तीव्रता में थोड़ा अंतर होता है। वल्केनियन की तीव्रता उतनी ज्यादा नहीं होती है। देखिए जैसे जैसे लावा गाढ़ा होता जाएगा वैसे वैसे तीव्रता बढ़ता जाएगा। तो वल्केनियन किस्म की जो ज्वालामुखी जो फटती है, वल्केनियन एक क्षेत्र है भूमध्य सागर के करीब क्षेत्र है, वहां पर वल्केनियन किस्म की ज्वालामुखी पाई जाती है। तो वल्केनियन किस्म का जो ज्वालामुखी होगा उसमें लावा अपेक्षाकृत स्ट्राम्बोली तुल्य ज्वालामुखी से ज्यादा गाढ़ा होगा और विस्फोट भी स्ट्राम्बोली से ज्यादा होगा। लेकिन यहां पर देखा गया है दोनों जब ज्वालामुखी विस्फोट करेंगे तो बिल्कुल गोभी के संरचना के रूप में इनका ज्वालामुखी फटते हुए दिखाई देता है, गोभी के रूप में दोनों वल्केनियन विसुवियन। सिर्फ अंतर इतना होता है, वल्केनियन का जो विस्फोट होता है वो ज्यादा ऊंचाई तक नहीं जाता है, लेकिन विसुवियन का जो विस्फोट होता है वो ज्यादा ऊंचाई तक जाता है। बस इतना ही अंतर होता है, बाकी दोनों का शेप साइज एक जैसा होता है और दोनों में लावा की प्रवृत्ति जो होती है थोड़ा अंतर होती है। एक में लावा थोड़ा सा कम गाढ़ापन होता है और विसुवियन में थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन स्ट्राम्बोली से ज्यादा होता है वल्केनियन में और वल्केनियन से थोड़ा सा ज्यादा होता है विसुवियन में। और अंतिम जो है वो आपका है पिलियन किस्म की ज्वालामुखी, जो आपका पश्चिमी द्वीप समूह में ये पिलियन किस्म की ज्वालामुखी खोजा गया था। पिलियन जो ज्वालामुखी जो है साथियों, ये याद रखिएगा, सर्वाधिक विस्फोटक ज्वालामुखी है, सर्वाधिक विस्फोटक ज्वालामुखी है, विस्फोटक ज्वालामुखी है। तो सर्वाधिक विस्फोटक ज्वालामुखी जो है वो है हमारा पिलियन ज्वालामुखी। पश्चिमी द्वीप समूह में इस प्रकार के ज्वालामुखी पाए गए हैं, तो इसीलिए याद रखिएगा पिलियन। पूछ देगा सर्वाधिक विस्फोटक ज्वालामुखी केंद्रीय उद्भेदन में कौन है, तो पिलियन ज्वालामुखी है ना, पिलियन ज्वालामुखी। ठीक है, तो इस प्रकार से 5 प्रकार से हमने देख लिए केंद्रीय उद्भेदन ज्वालामुखी, और जिसमें मुख्य आधार रहा तीव्रता के आधार पर और लावा की गाढ़ापन के आधार पर, है ना। तो ये था आपका केंद्रीय उद्भेदन से संबंधित ज्वालामुखी। अब आगे बात करते हैं साथियों, और अगला जो है हमारा वो है हमारा दरारी उद्भेदन ज्वालामुखी, दरारी उद्भेदन ज्वालामुखी, है ना। दरारी उद्भेदन ज्वालामुखी की बात करते हैं तो जब ज्वालामुखी दरारों के माध्यम से, है ना, दरारों के माध्यम से ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है तो इसी को कहते हैं दरारी उद्भेदन ज्वालामुखी। जैसे साथियों मैंने बताया था आपको प्लेटों का गति में, एक बताया था प्लेटों में अपसारी गति होती है। क्या होती है? अपसारी गति। और अपसारी गति में क्या होता है, दो प्लेट जो होता है एक दूसरे के सापेक्ष, है ना, एक दूसरे के सापेक्ष एक दूसरे से दूर जाते हैं। क्या जाते हैं? दूर खिसकते हैं या फिर गतिशील होते हैं, है ना। कहने का मतलब ये हुआ साथियों, यह जो प्लेट था इसमें निरंतर लावा का प्रवाह था। लावा के प्रवाह के कारण, लावा के टकराने के कारण ये प्लेट भी क्या हो रही थी, एक दूसरे के विपरीत दिशा में संचरित हो रही थी, गतिशील हो रही थी।
धीरे धीरे ये प्लेट में चटकन होगा, ये प्लेट में चटकन होगा मतलब दरार पड़ेगी, और दरार पड़ेगी और प्लेट जो हो जाएगा इस प्रकार से दो अलग अलग प्लेटों में टूट जाएगा। अब जब ये टूटेगा तो चूंकि यहाँ पर जो आपका मैग्मा निरंतर आ रहा था उसको अब जगह मिल जाएगा, चूंकि दरार मिल गया, और दरार के माध्यम से मैग्मा जो है ये आपका बाहर आएगा और यहाँ पर जम जाएगा इस प्रकार से, है ना, मैग्मा बाहर आएगा और यही आपका कहलाएगा दरारी उद्भेदन ज्वालामुखी, दरारी उद्भेदन ज्वालामुखी, है ना। ऐसे याद रखिएगा। ऐसे ज्वालामुखी के सबसे बड़े उदाहरण मिलते हैं अपसारी प्लेट गतियों में। कहाँ मिलते हैं? अपसारी प्लेट गति में इस प्रकार के ज्वालामुखी घटित होते हैं। और इसी से आपको पता है मध्य अटलांटिक कटक, जिसे मध्य महासागर, ये कटक हम लोग बोलते हैं, अटलांटिक महासागर में जो एक बीच में कटक जो बना है वो यही प्रक्रिया से बना है, दरारी उद्भेदन ज्वालामुखी प्रक्रिया से वहां पर हो रही है, जिसके कारण निरंतर मैग्मा बाहर आया और वहां पर पर्वतनुमा संरचना बना है जिसे कटक बोलते हैं। कटक का मतलब होता है पृथ्वी के, विशेषकर पृथ्वी में महासागरों के अंदर ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा जो बाहर आया लावा के जमाव से जो संरचना बनती है, जो समुद्र के नीचे हमें मिलती है, उसी को कटक बोलते हैं, उसी को कटक बोलते हैं, है ना। तो ये हो गया दरारी उद्भेदन ज्वालामुखी, है ना, दरारी उद्भेदन ज्वालामुखी। दरारी उद्भेदन ज्वालामुखी से याद रखिएगा, दरारी उद्भेदन से ज्वालामुखी से जो लावा निकलती है वो अत्यधिक पतली होती है और आसानी से फैल जाती है ना। तो याद रखिएगा, दरारी उद्भेदन से जो ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है, इसमें लावा जो है अत्यंत पतला होता है और बड़े भूभाग पर फैल जाता है जिससे बैसाल्ट चट्टान का निर्माण होता है, बैसाल्ट चट्टान का निर्माण होता है। और बैसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से काली मृदा का निर्माण होता है, काली मृदा का निर्माण होता है जो कपास की खेती के लिए बहुत उपजाऊ मानी जाती है, उपजाऊ मानी जाती है ना। तो ये दरारी उद्भेदन से जो आपका लावा निकला, चूंकि ये, अब देखिए दरारी उद्भेदन मतलब आसानी से, अब प्लेट को तोड़ करके बाहर आना होता तो विस्फोट करके आता तो चिपचिपा लावा आता, गाढ़ा लावा आता। लेकिन चूंकि ऑटोमेटिक प्लेट जो है एक हुआ करते थे, लेकिन जब ये टूट गए बीच में दरार उत्पन्न हुआ और दरार में दबाव कम हो गया, आसानी से जो लिक्विड लावा था, जो पतली लावा था, वो बाहर आ गया और इस प्रकार से बहुत ज्यादा फैल गया बाहर आकर के। और इस प्रकार से फैल करके जो आपका चट्टान बनेगा उसे बैसाल्ट चट्टान कहते हैं, क्योंकि लावा का बाहर में जब जमा होता है और उसे शीतलीकरण के बाद जब चट्टान बनती है उसे बैसाल्ट, और लावा जब पृथ्वी के धरातल के अंदर जब ठंडा होकर के चट्टान बनता है उसे ग्रेनाइट चट्टान बोलते हैं। हालांकि हम आगे बताएंगे चट्टानों का, जब हम चट्टान पढ़ाएंगे उसमें आपको बताएंगे डिटेल से, है ना। तो इस प्रकार से ही साथियों अफ्रीकन प्लेट से हमारा प्रायद्वीपीय भारत जो है अलग हुआ है, और अफ्रीकन प्लेट से जब हमारा प्रायद्वीपीय भारत, है ना, अफ्रीकन प्लेट से साथियों, ये अफ्रीकन प्लेट है और यहाँ पर हमारा प्यारे भारत था, यहाँ पर अपसारी प्लेट गति हुई और अपसारी प्लेट गति होने के कारण यहाँ पर दरार उत्पन्न हुआ, और दरार उत्पन्न होने के कारण यहाँ पर दरारी उद्भेदन से तरल लावा का विस्तार हो गया, तरल लावा बाहर आया और इस प्रकार से यहाँ पर चारों तरफ यहाँ पर विस्तार हो गया। यहीं पर आपको मिलेगा साथियों भारत में प्रायद्वीपीय का पठार, क्या बोलते हैं इसे, प्रायद्वीपीय का पठार, या फिर यहाँ पर जो गुजरात और महाराष्ट्र वाले क्षेत्रों में जो आपको काली मृदा या फिर काली मृदा आपकी बैसाल्ट चट्टान का जो निर्माण हुआ है वो यही कारण है यहाँ पर निर्मित होने का। इसी प्रकार से अफ्रीका के यहाँ पर इथोपिया, तंजानिया वाला पोर्शन में भी इसी प्रकार के
बैसाल्ट निर्मित चट्टानों का निर्माण हुआ है और काली मृदा का निर्माण हुआ है। तो ये हो गया दरारी उद्भेदन ज्वालामुखी, है ना, दरारी उद्भेदन ज्वालामुखी। अब आगे बात करते हैं और अगला जो हमारा टॉपिक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट जो होगा वो होगा हमारा उद्गार की अवधि के आधार पर ज्वालामुखी। उद्गार की अवधि के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार, है ना। तो यहां पर हमने आपको बताया था 3 प्रकार से, एक था एक्टिव वोल्केनो सक्रिय ज्वालामुखी। तो पहले बात कर लेते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। एक ऐसा ज्वालामुखी जहां से निरंतर मैग्मा लावा के रूप में बाहर होता रहता है उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी जो है साथियों, उसके बोलते हैं मोना लोआ किलाविया ज्वालामुखी। इसी प्रकार से अस्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, है ना। इसी प्रकार से कोटोपाक्सी ज्वालामुखी। ये सभी जो है साथियों एक्टिव वोल्केनो के उदाहरण, जहां से निरंतर मैग्मा लावा के रूप में बाहर निकलते रहती है। तो इसी को कहते हैं आपका क्या, इसी को कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी, है ना। तो एक्टिव वोल्केनो सक्रिय ज्वालामुखी समझ में आ गया। सक्रिय मतलब हमेशा एक्टिव है, हमेशा सक्रिय है, हमेशा निरंतर यहां से लावा निकल रहा है, कभी बंद नहीं हो रहा है। इसी को कहते हैं एक्टिव वोल्केनो। जैसे मोना लोआ किलाविया दुनिया के सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी हवाई द्वीप में मिलेंगे, प्रशांत महासागर में। अस्ट्राम्बोली भूमध्य सागर में। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में मिल जाएगा। इसी प्रकार से भारत में यदि आपसे पूछे तो भारत में याद रखिएगा बैरन द्वीप जो है साथियों कहाँ मिलेगा, ये अंडमान निकोबार में मिल जाएगा। ये भी आपका किस प्रकार का ज्वालामुखी है, ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वोल्केनो है ना। अब दूसरा बात करते हैं हम लोग। दूसरा जो है हमारा वो है आपका क्या, दूसरा है हमारा सुषुप्त ज्वालामुखी। दूसरा जो है वो क्या है, सुषुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी सुषुप्त इसी को बोलते हैं डोरमेंट ज्वालामुखी वोल्केनो। एक ऐसा ज्वालामुखी या फिर वैसे ज्वालामुखी जो एक बार फटने के बाद लंबे समय के बाद पुनः फटते हैं, उसे सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं, है ना। कहने का मतलब हो गया, एक बार यहां से मैग्मा बाहर निकला विस्फोट करके, जिसे हम फटने बोल दिए हैं। तो एक बार मैग्मा बाहर निकला या फिर शुरुआत हुआ, मैग्मा बाहर निकला, ज्वालामुखी का जब जन्म हुआ, मान के चलते कोई भी नया ज्वालामुखी जन्म लिया, उससे मैग्मा बाहर आया, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। ज्वाला विस्फोट होने के बाद फिर से बहुत दिन के बाद, है ना, बहुत दिन के बाद फिर से ज्वालामुखी वहां पर विस्फोट हुआ, कुछ दिन रेस्ट किया, फिर विस्फोट किया। तो ये हो जाएंगे डोरमेंट ज्वालामुखी, डोरमेंट वोल्केनो, जिसे सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं, है ना। सोया हुआ ज्वालामुखी भी इसको कहते हैं साथियों। कहने का मतलब जो हमेशा फट रहा है वो सक्रिय हो गया,
एक बार फटा, फिर कुछ देर वेट किया, फिर से फटेगा, वेट करने के बाद फिर फटेगा, वो हो जाएगा सुषुप्त ज्वालामुखी। और एक बार फटा, पूरा फट गया, फिर कहियो नहीं फटेगा, वो हो गया आपका शांत ज्वालामुखी, है ना, जिसे हम लोग डेड या फिर मृत ज्वालामुखी बोलते हैं। इसके उदाहरण में याद रखिएगा साथियों, जो सबसे बेहतर एग्जाम्पल है वो है क्राकातोआ। क्राकातोआ 1883 के दशक में क्राकातोआ ज्वालामुखी फटा था। इतना भयानक विस्फोट हुआ था, इंडोनेशिया में मिलेगा क्राकातोआ ज्वालामुखी। एक बार विस्फोट इतना भयानक हुआ कि वहां पर जो वायुमंडलीय जो क्षेत्र था वहां पर धूल के बादल छा गए थे और सूर्य की किरणें भी उस क्षेत्र में नहीं पड़ती थी। तो क्राकातोआ हो गया, विसुवियस हो गया, विसुवियस ज्वालामुखी। ये सभी जो ज्वालामुखी हैं ये आपके सुषुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण माने जाते हैं। हालांकि भारत में जो अंडमान निकोबार में एक और ज्वालामुखी जिसे नारकोंडम बोलते हैं, तो नारकोंडम भी सुषुप्त ज्वालामुखी हुआ करता था, लेकिन बहुत दिन से यहाँ पर विस्फोट होना बंद हो चुका है, इसलिए मान लिया जाता है कि यहाँ पर अब ज्वालामुखी प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, ज्वालामुखीता समाप्त हो चुकी है, जिसके कारण इसे मृत ज्वालामुखी को घोषणा कर दिया गया है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, वैसे ज्वालामुखी जो एक बार फटने के बाद, एक बार विस्फोट होने के बाद, फटने के जगह पर आप यहां लिख सकते हैं विस्फोट होने के पश्चात, विस्फोट होने के पश्चात लंबे समय के बाद पुनः इसमें विस्फोट होता है, मैग्मा बाहर आता है और उसे ही क्या बोलते हैं, सुषुप्त ज्वालामुखी बोलते हैं। ये फटते रहते हैं लेकिन समय समय पर फटते हैं, ये बंद नहीं होते हैं, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं साथियों, और अगला जो है हमारा वो है शांत ज्वालामुखी। तीसरा जो है वो है हमारा शांत ज्वालामुखी, है ना। बिल्कुल आराम से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से पढ़ रहे हैं, एकदम आसानी से आप सभी को याद हो रहा होगा। तो अगला जो है हमारा वो है शांत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी जिसे हम लोग बोलते हैं एक्सटिंक्ट या फिर इसी को बोला जाता है डेड ज्वालामुखी। वैसे ज्वालामुखी या फिर वे सभी ज्वालामुखी जिससे एक बार मैग्मा लावा के रूप में बाहर आया और कालांतर में मैग्मा का बाहर आना पूर्णतः बंद हो गया, उसे ही शांत अथवा मृत ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे देवबंद ज्वालामुखी, है ना, जैसे देवबंद ज्वालामुखी, जैसे भारत में नारकोंडम ज्वालामुखी, है ना। देवबंद हो गया, नारकोंडम हो गया, कैमरून हो गया। ये सभी जो ज्वालामुखी जो है साथियों, ये सभी क्या है, मृत ज्वालामुखी के उदाहरण है। देवबंद एक परफेक्ट एग्जांपल है, ईरान में मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से नारकोंडम भारत में मिल जाएगा, ये मृत ज्वालामुखी के उदाहरण है या फिर शांत ज्वालामुखी के उदाहरण है। कहने का मतलब ये हो गया, एक ऐसा ज्वालामुखी जो एक बार वहां से मैग्मा बाहर आया लावा के रूप में, उसके बाद कहियो नहीं आया, कसम खा लिया कि अब हम ये पे नहीं करेंगे चाहे तुम जो भी कुछ कर लो, है ना। तो ऐसे ज्वालामुखी को ही कहते हैं शांत ज्वालामुखी या फिर मृत ज्वालामुखी, जैसे देवबंद, जैसे आपका नारकोंडम ज्वालामुखी, है ना। तो ये था ज्वालामुखी के प्रकार, जिसमें हम लोग देख लिए उद्गार के तरीके के आधार पर और उद्गार की अवधि के आधार पर, है ना। अब आगे बात करते हैं साथियों, और अगला जो हमारा टॉपिक है वो है ज्वालामुखीता के कारण। ज्वालामुखीता के कारण, है ना। ज्वालामुखीता के कारण में हम लोग देखेंगे
पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा की उत्पत्ति, है ना। दूसरा हम लोग देखेंगे जलवाष्प का मैग्मा के साथ मिलना, है ना। तीसरा हम देखेंगे साथियों, वो होगा हमारा भूकंप। चौथा हम लोग देखेंगे वो हो जाएगा आपका मेंटल प्लूम। पांचवा हम लोग देखेंगे वो हो जाएगा प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट विवर्तनिकी, है ना। प्लेट विवर्तनिकी देखेंगे। और प्लेट विवर्तनिकी में हम देखेंगे, एक देखेंगे अभिसारी और एक देखेंगे अपसारी, है ना। ज्वालामुखी में विशेषता, ज्वालामुखी के कारणों में यही दो रोल अदा करते हैं। तो इन दोनों को देखेंगे। सबसे पहले समझते हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा की उत्पत्ति, है ना। ये हमारा पृथ्वी है साथियों, और पृथ्वी के जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं तापमान क्या होता है, तापमान बढ़ता चला जाता है। आपको बताए थे 32 मीटर की गहराई में 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो बढ़ जाता है ना। और 100 से 150 किलोमीटर की गहराई पर हम जाएंगे तो यहाँ पर साथियों, और ये तापमान में बढ़ोतरी का कारण क्या है, तो पहला है रेडियो एक्टिव तत्वों का पाया जाना, दूसरा है दबाव, दाब, घनत्व, है ना। चट्टानों के दाब, घनत्व में वृद्धि, है ना। तीसरा है चट्टानों में ऊष्मा, चट्टानों के द्वारा ऊष्मा का निष्कर्षण। बहुत सारे ऐसे चट्टान मिलते हैं जो हम बता रहे थे कि ऊष्मा का निष्कर्षण करते हैं, निकालते हैं। तो रेडियो एक्टिव तत्वों का पाया जाना चट्टानों में बढ़ता, जैसे जैसे अंदर जाएंगे दबाव बढ़ेगा, घनत्व बढ़ेगा, तापमान में वृद्धि होने लगती है। और तापमान वृद्धि करने का एक और कारण है चट्टानों, कुछ चट्टान ऐसे मिलते हैं जो ऊष्मा को सृजित करते हैं, ऊष्मा को क्रिएट करते हैं। इन सभी के कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान या फिर ऊष्मा की बहुत ज्यादा उत्पत्ति हो जाती है। और जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं वैसे वैसे यह बढ़ता चला जाता है। 100 से 150 किलोमीटर की गहराई पर हमने बात किया था कि तापमान इतना बढ़ जाता है, लगभग 1000 डिग्री से क्रॉस कर जाता है। और वहां पर 100 किलोमीटर की गहराई में साथियों जो भी चट्टानें पाई जाती है वो गर्म और गलित अवस्था में पाई जाती है, जिसे हमने बोला था दुर्बल मंडल, स्टेनोस्फीयर जिसको बोला गया था। तो ये जो 100 किलोमीटर मान के चलते हैं, यहाँ से 100 किलोमीटर की गहराई, यहाँ तक 100 किलोमीटर गहराई, यहाँ पर जो स्थितियां हैं यहाँ पर कैसी है, चट्टानों की दुर्बल स्थिति है जिसे बोलते हैं दुर्बल मंडल, जहां पर चट्टानें जो है गर्म एवं गलित अवस्था में पाई जाती है। एक गर्म और गलित अवस्था में जो चट्टानें पाई जाती है इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में ऊष्मा है। ऊष्मा मतलब एक प्रकार का इसमें एनर्जी है। और गर्म और गलित अवस्था में जो भी चीजें होती है ऊपर उठना चाहती है, ऊपर उठने के क्रम में एक क्रस्ट को तोड़ती है और तोड़ते 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 ऊपर तक तोड़ती है और बाहर आती है। और इस प्रकार से ज्वालामुखीता हमारा क्या हो जाता है, संपन्न हो जाता है। तो ये आपका ज्वालामुखी का कारण एक हो गया, पृथ्वी के अंदर में ऊष्मा की प्राप्ति, है ना, ऊष्मा की प्राप्ति। ठीक है, ऊष्मा की उत्पत्ति नहीं होती, ऊष्मा की प्राप्ति नहीं होती तो शायद सामान्य धाराओं का विकास होता और ना ही ये सामान्य धाराएं चट्टानों को या फिर क्या क्रस्ट को तोड़ पाती, और ना ही आपका ज्वालामुखी प्रक्रिया घटित होता। अब दूसरा जो है साथियों, दूसरा हमारा जो है वो है आपका जलवाष्प का मैग्मा के साथ मिलना, है ना। साथियों आपको पता है पृथ्वी के जब बारिश होती है तो बारिश का जो जल गिरता है वो नीचे धीरे 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 नीचे रिस कर करके नीचे आता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग भौम जल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसे भौम जल, जो पानी पीने लायक जल होता है।
ये जल यदि रिस करके मैग्मा के पास आ गया, ये जल यदि रिस करके मैग्मा के पास आ गया, तो मैग्मा में गुप्त उष्मा क्या हो जाएगी, क्योंकि ये जल जब आएगा तो इसका क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण हो जाएगा। जल जो आएगा इसका वाष्पीकरण होगा, और वाष्पीकरण के कारण इस मैग्मा में गुप्त उष्मा जो होगी साथियों, क्योंकि वाष्पीकरण के बाद जो वाष्पीकरण में क्या होती है, गुप्त उष्मा, तो गुप्त उष्मा है ना, गुप्त उष्मा की वृद्धि हो जाएगी। और गुप्त उष्मा वृद्धि होने के कारण यहां पर जो मैग्मा है ये आपका ताकतवर हो जाएगा। मैग्मा ताकतवर हो जाएगा, और इतनी ताकतवर हो जाएगा कि अपने आप को नीचे रख पाना बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, और तत्पश्चात ये तोड़ते हुए बाहर आएगा, और इस प्रकार से ज्वालामुखी प्रक्रिया घटित हो जाएगी। तो पानी जो नीच करके छन करके जो जा रहा है वो मैग्मा तक यदि चल गया, तो मैग्मा में जाकर के मैग्मा को ताकतवर बना देगा, वहां पर वाष्पित होकर के, और ज्वालामुखी प्रक्रिया ज्वालामुखीयता के लिए अनुकूल दशा बना देगा। तो जलवाष्प का मैग्मा के साथ मिलना भी क्या है, ज्वालामुखीयता का एक कारण है। अब भूकंप है ना, भूकंप से कैसे आते हैं, या फिर भूकंप ज्वालामुखी का कारण कैसे बनता है, इसके बारे में हम बात करते हैं, है ना। देखिए, भूकंप यदि बहुत तेज गहरा झटका के साथ हुआ साथियों, मान के चलते हैं ये हमारा क्रस्ट है, और भूकंप का मतलब होता है भूमि का कांपना, भूमि का कंपन, भूमि का कंपन मतलब ये धरती का ऊपरी सतह जो है हमारा क्रस्ट जो है, ये किसी भी प्रकार से यदि कंपन करता है तो वो भूकंप कहलाता है। भूकंप कर यदि हुआ और बहुत तेज तीव्रता के साथ भूकंप हुआ, मतलब बहुत तीव्र भूकंप हुआ, तो ये क्रस्ट मान के चलते हैं क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, है ना। अब बहुत ज्यादा मान के चलते हैं, एक मिट्टी का आप बना करके रखिए और उसको पूरा तेज हिलाइएगा, तो मिट्टी का जो बहुत बड़ा आप संरचना बना करके रखें वो बीच में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। बीच में भी टूट सकता है, कहीं भी टूट सकता है, यहाँ भी टूट सकता है, यहाँ भी टूट सकता है। जहां टूटेगा साथियों वहां पर क्या हो जाएगा, दरार उत्पन्न हो जाएगा, है ना। वहां पर दरार उत्पन्न हो जाएगा, और वहां दरार जब उत्पन्न होगा और उस दरार का संपर्क मैग्मा से हो गया, तो उस दरार के माध्यम से मैग्मा बाहर आ जाएगा लावा के रूप में, तो इससे भी ज्वालामुखी प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी, ज्वालामुखीयता संपन्न हो जाएगी। तो इस प्रकार से भूकंप भी क्या करता है, ज्वालामुखीयता को निर्माण में मदद करता है। अब अगला जो है साथियों मेंटल प्लूम, मेंटल प्लूम के बारे में हम बताए थे, मेंटल प्लूम के बारे में हम बताए थे कि पृथ्वी के क्रस्ट के नीचे हमारा मेंटल पाया जाता है, और मेंटल में स्थित होता है दुर्बल मंडल जहां पर मैग्मा पाई जाती है। कभी कभी क्या होता है साथियों, तो सबसे एक हो गया क्रस्ट, एक हो गया मेंटल, और एक हो गया कोर। मेंटल भी दो भागों में, क्रस्ट भी दो भागों में, और कोर भी दो भागों में। हमने बात किया था बाहरी कोर से, आउटर कोर से कुछ अप्रत्याशित मैग्मा जो है ये ऊपर उठता हुआ दुर्बलता मंडल तक पहुंच जाती है, और दुर्बलता मंडल में पहुंचने के बाद यहाँ पर जो मैग्मा होता है इसके साथ मिलकर के स्तंभ नुमा संरचना में, है ना, बहुत बड़ी मात्रा में स्तंभ नुमा संरचना में ये आपका ऊपर उठती है, और बहुत भयानक और बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर मैग्मा का संवहनीय तरंगों का विकास होता है, जो एकदम स्तंभ नुमा संरचना में ये प्रवाह होता है। यही आपका कहलाता है मेंटल प्लूम। और मेंटल प्लूम चूंकि मेंटल में होता है तो इसी कारण इसको मेंटल प्लूम कहते हैं, और इसमें संवहनीय धाराएं जो मैग्मा जो होता है बहुत बड़ी मात्रा में होता है, बहुत बड़ी मात्रा में ऊपर उठना होता है, जिससे यह जो होता है ये क्रस्ट को हिला करके धर देता है और क्रस्ट को तोड़ने का काम करता है। और धीरे धीरे ये निरंतर यदि होते रहा, क्रस्ट टूटेगा, और क्रस्ट जब टूटेगा, यहाँ के मान के चलते हैं टूट गया, टूट करके फिर से ये मैग्मा बाहर आएगा तेजी से, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, ज्वालामुखी प्रक्रिया हो जाएगी, है ना। तो मेंटल प्लूम भी क्या करता है, ज्वालामुखी प्रक्रिया को जन्म देने में, ज्वालामुखीयता को जन्म देने में मदद करता है। और प्लेट विवर्तनिकी तो ये सबसे मेजर कारण माना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण कारण, जिसमें अभिसारी प्लेट गति और अपसारी प्लेट गति मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं, है ना। पहले हम देख लेते हैं अभिसारी प्लेट गति, और प्लेट टेक्टोनिक में आपको बहुत बेहतर तरीके से हम समझाए हैं, और उसी समय आपको बोले थे कि यहाँ पर आपको समझ लेना है। यहाँ यदि समझ लेते हैं तो भू आकृति विज्ञान में ज्वालामुखी, भूकंप, ये सब आपको समझने में आसान हो जाएगा, है ना। अभिसारी प्लेट गति का मतलब था साथियों कि जब दो प्लेटें, है ना, दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा से एक दूसरे के समीप आती है और दोनों में टक्कर होता है, तो जिसका अधिक घनत्व होता है वो कम घनत्व वाले प्लेट के नीचे क्या हो जाता है, छेपित हो जाता है। और जैसे प्लेट का छेपन होता है, अंदर में स्थित दुर्बल मंडल में यह जो पहले प्लेट गया, जिसका छेपन हुआ, जो अंदर गया,
उस प्लेट का अंदर में जाकर के जब वो मैग्मा तक पहुंचता है, दुर्बल मंडल तक पहुंचता है, तो मैग्मा की आवृत्ति को बढ़ा देता है, मैग्मा की उत्पत्ति दर को बढ़ा देता है, मैग्मा की उत्पत्ति दर को बढ़ा देता है। और उत्पत्ति दर में बढ़ाने के बाद यह जो अभिसरण यदि हुआ और इसमें यदि महासागरीय क्षेत्र वाला प्लेट का अभिसरण हुआ है जिसका घनत्व अधिक है, तो महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट का अभिसरण यदि हुआ है तो महासागरीय प्लेट अभिसरण में जल भी बहुत बड़ी मात्रा में नीचे चले जाता है, जिसके कारण मैग्मा की उत्पत्ति दर तो वृद्धि होती ही है, साथ साथ मैग्मा ताकतवर हो जाता है और तत्पश्चात क्रस्ट को तोड़ते हुए बाहर आता है और इसी के कारण ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है। और ये सबसे ऑथेंटिक कारण माना जाता है और इसीलिए महाद्वीपों के तटों में ऐसे ऐसे ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण हुआ है, चाहे वो कोटोस्पेक्सी पर्वत हो, चाहे वो ओजोस डेल सलादो पर्वत हो, ये सभी है ना, ये सभी कहाँ मिल जाएंगे, महाद्वीपों के पश्चिमी तट में आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। कैसे इस प्रकार से होगा हम अभी दिखाएंगे आपको, अभिसरण वीडियो में दिखा देंगे कि कैसे अभिसरण हो रहा है। अगला जो है साथियों अपसारी, अपसारी आपको बता चुके हैं, है ना, कि जब दो प्लेटें, एक मान के चलते हैं प्लेट है और ये प्लेट जो है दो एक दूसरे के विपरीत दिशा में, तो बीच में चटकन होगा, दरार उत्पन्न होगा और दरार यदि नीचे गहराई तक होगा और यदि वह मैग्मा के संपर्क में होगा तो वहां से मैग्मा बाहर आ जाएगा लावा के रूप में और इधर फैल जाएगा और ये दरारी उद्भोदन से ज्वालामुखी प्रक्रिया यहाँ पर हो जाएगी। तो यह जो होती है अपसारी के कारण हो रही है, प्लेटों का एक दूसरे के दूर जाने से कारण हो रही है, तो यहाँ पर भी ज्वालामुखी प्रक्रिया को जन्म देने में मदद कर रही है। तो ये जो होता है प्लेट विवर्तनिकी में विशेष करके अभिसारी और अपसारी प्लेट गति जो है ये विस्तार और एक बेहतर तरीके से ज्वालामुखी प्रक्रिया को समझाने में प्रयास करती है, ज्वालामुखी प्रक्रिया का या फिर कहें ज्वालामुखीयता का प्रमुख कारण बनती है ना। तो ये हो गया अभिसारी और अपसारी, है ना, अभिसारी और अपसारी, ठीक है साथियों। ये मेजर कारण माने जाते हैं, मतलब प्रमुख कारण माने जाते हैं, है ना। अब आगे बात करते हैं, अब अगला जो हमारा टॉपिक होगा तो हम आपको बता दिए ज्वालामुखी का क्या होता है, ज्वालामुखी विस्फोट क्या होता है, ज्वालामुखीयता क्या होता है, उसके बाद प्रकारों की बात करें, उसके बाद हम प्रकारों के बाद ज्वालामुखीयता के कारण बताएं। अब हम बात करते हैं साथियों ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, ज्वालामुखी प्रक्रिया या फिर कहें ज्वालामुखीयता, ज्वालामुखीयता में निर्मित स्थलाकृतियां, है ना। और इसे दो भागों में बांट करके देखेंगे हम लोग। एक होगा जिसे बोलेंगे अंतर्भेदी, अंतर्भेदी स्थलाकृतियां और दूसरा होगा बहिर्भेदी स्थलाकृतियां, है ना। अंतर्भेदी स्थलाकृतियां की बात करते हैं हम लोग, है ना। तो साथियों मान के चलते हैं ये है मैग्मा चैम्बर और ये हमारा क्रस्ट, है ना, क्रस्ट है। अब क्या हुआ, यह जो मैग्मा जो था मेंटल में जो था, ये मैग्मा यदि ऊपर की ओर उठा और ये क्रस्ट में ही ये धरातल तक नहीं पहुंच पाया, है ना, धरातल तक नहीं पहुंचा, धरातल तक नहीं पहुंचा, बल्कि धरातल के नीचे यहीं कहीं जम करके, है ना, यहीं करके जम करके कोई नया स्थल रूप का निर्माण कर लिया, कोई नया स्थलाकृति बना दिया, इसे ही कहते हैं अंतर्भेदी स्थलाकृति। तो याद रखिएगा जब ये मैग्मा जो हमारा मेंटल में स्थित है वो ऊपर की ओर जब आता है तो क्रस्ट में जम करके ठोस हो जाता है और एक नए स्थल रूप का निर्माण करता है, इसे ही क्या कहते हैं, अंतर्भेदी स्थलाकृति कहते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे बैथोलिथ क्या होता है, बैथोलिथ, है ना, बैथोलिथ। हम लोग देखेंगे लेकोलिथ देखेंगे। इसके अलावा हम लोग देखेंगे लोपोलिथ, इसके अलावा हम लोग देखेंगे फैकोलिथ देखेंगे।
इसके अलावा हम लोग देखेंगे बैथोलिथ हो गया, लेकोलिथ हो गया, लोपोलिथ, फेकोलिथ, डाइक हो गया और आपका साथियों सील। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से मैग्मा का जमाव होता है पृथ्वी के धरातल के नीचे क्रस्ट में, और जिस प्रकार से होता है उसका अलग अलग नाम दे दिया गया है, और इसी को नाम में है बैथोलिथ, लेकोलिथ, लोपोलिथ, फेकोलिथ, डाइक और सील। ये है हमारे ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित या फिर क्या ज्वालामुखीयता के परिणाम स्वरूप निर्मित धरातल के अंतर्भेदी स्थलाकृतियां, जो धरातल के अंदर निर्मित हुई है मैग्मा के ठोस होने के कारण। अगला जो है साथियों बहिर्भेदी स्थलाकृतियां हैं जो धरातल के ऊपर है ना, तो ये याद रखिएगा, धरातल के नीचे निर्मित स्थलाकृतियां है ना, और ये जो हैं धरातल के ऊपर मैग्मा धरातल के ऊपर नहीं होता है, लावा होता है। धरातल के ऊपर लावा के शीतलीकरण के पश्चात निर्मित स्थलाकृतियां है ना, स्थलाकृतियां। अब यहां पर आपको क्या क्या पढ़ना है, जैसे आपको पढ़ना है शंकु, और शंकु हम 5 प्रकार से बताएंगे। दूसरा क्रेटर है ना, तीसरा काल्डेरा है ना। तो ये मुख्य रूप से 3 आपको पढ़ना है। जैसे शंकु क्या होता है, शंकु में हम लोग देखेंगे राख शंकु क्या है, मिश्रित शंकु क्या है, परजीवी शंकु क्या है, अम्लीय शंकु क्या है और क्षारीय शंकु क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर साथियों ये इसके बाद क्रेटर काल्डेरा क्या होता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, और इसी में हम लोग देखेंगे बैसाल्ट निर्मित पठारों का निर्माण, बैसाल्ट निर्मित पठारों का निर्माण, चट्टानों का निर्माण, काली मिट्टी का निर्माण, ये सब भी आपका देख देते हैं बहिर्निर्मित स्थलाकृतियों में, बहिर्भेदी स्थलाकृतियों में देखते हैं, है ना। पहला हम लोग देखते हैं, और पहला जो हमारा है वो हो जाएगा आपका अंतर्भेदी स्थलाकृतियां, और अंतर्भेदी स्थलाकृतियां, और इसमें हम लोग देखते हैं पहला देखते हैं साथियों, वो है आपका बैथोलिथ। ये हमारा क्रस्ट है ना, क्रस्ट है। यहां पर मान के चलते हैं साथियों, क्रस्ट के नीचे मान के चलते हैं, यहाँ पर मेंटल है, मेंटल से आया लावा, और इस प्रकार से यहाँ पर जम करके इस प्रकार से गुंबदाकार संरचना में बहुत बड़े स्तर में फैल करके जमा हो गया और ठंडा हो गया और यहाँ पर ठोस रूप धारण कर लिया, तो यही आपका कहलाता है क्या, यही आपका कहलाता है बैथोलिथ। क्या कहलाता है, बैथोलिथ याद रखिएगा। ये ज्वालामुखीयता में निर्मित सबसे आंतरिक स्थलाकृति है। क्या है, सबसे आंतरिक स्थलाकृति है, सबसे आंतरिक और बृहद आकार का स्थलाकृति है, बृहद आकार का स्थलाकृति है ना। सामान्यतः इसका कोई शेप साइज नहीं होता है, लेकिन कई विद्वान मानते हैं कि इसका शेप साइज गुंबदाकार होता है, लेकिन कई विद्वान नहीं मानते है ना, क्योंकि बहुत बड़े स्तर पर यह फैल करके जमा होकर के ठंडा हुआ होता है। आंतरिक में सबसे अंदर है ना, मतलब सबसे अंदर जो निर्मित, धरातल के सबसे अंदर जो निर्मित स्थलाकृति है, ज्वालामुखीयता के कारण जो निर्मित स्थलाकृति है, उसे कहते हैं बैथोलिथ। क्या बोलते हैं, बैथोलिथ बोलते हैं साथियों। ये आपको याद रखना है, मैंने फिगर में बना दिया, जो सबसे नीचे। अब दूसरा जो है साथियों वो है हमारा लेकोलिथ, है ना, लेकोलिथ क्या होता है, लेकोलिथ जो होता है साथियों, ये आपका जस्ट मान के चलते हैं एक क्रस्ट है, और क्रस्ट के नीचे इस प्रकार से है ना, इस प्रकार से गुंबदा मशरूम नाम की मशरूम नुमा संरचना
है ना। मशरूम नुमा संरचना जो है निर्मित हो गया। मशरूम नुमा संरचना जम करके क्रस्ट में चट्टानों के बीचों बीच या फिर कहीं भी इस प्रकार से मशरूम नुमा संरचना यदि बन गया तो यही आपका कहलाता है लेकोलिथ। क्या कहलाता है? लेकोलिथ। तो याद रखिएगा, लेकोलिथ जो होता है मशरूम नुमा संरचना होता है। और ये भी आपका किस प्रकार की है? तो पृथ्वी के अंदर निर्मित होने वाली ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा निर्मित होने वाली स्थलाकृति है। तीसरा हम लोग बात करते हैं वो है फेकोलिथ। क्या है? फेकोलिथ। फेकोलिथ में याद रखिएगा, जब चट्टानी संरचना इस प्रकार से होती है जहां पर मान के चलते हैं ये हमारा क्रस्ट है और क्रस्ट के नीचे जब इस प्रकार से लहरदार नुमा में, है ना, इस प्रकार से लहरदार तरंगी नुमा संरचना में, तरंगों की तरह संरचना में, लहरदार संरचना में आपका जमा हो जाता है मैग्मा और ठंडा होकर के ठोस हो जाता है, तो इसे ही बोल देते हैं क्या? फेकोलिथ बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? फेकोलिथ बोल देते हैं। चौथा जो है साथियों वो है लोपोलिथ। लोपोलिथ जस्ट कटोरी नुमा संरचना के रूप में बनता है ना। लोपोलिथ हो गया जो लोपोलिथ। तो इस प्रकार से साथियों कटोरी नुमा संरचना में यदि मैग्मा का जमाव हुआ क्रस्ट के नीचे कटोरी नुमा संरचना में, तो ये आपका क्या कहलाएगा? लोपोलिथ कहलाएगा। लोपोलिथ कहलाएगा। और अगला हम बात करेंगे पांचवा, वो है सील। सील क्या होता है साथियों? ये क्रस्ट है और क्रस्ट के नीचे मान के चलते हैं इस प्रकार से दरार था, है ना, बीचों बीच दरार था। तो यहाँ पर आकर के इस प्रकार से दरार में भर गया मैग्मा और जमा हो गया बिल्कुल क्षैतिज क्रम में, है ना। तो लावा का या फिर मैग्मा का, मैग्मा बोल सकते हैं, लावा नहीं बोलेंगे, मैग्मा का क्षैतिज जमाव, क्षैतिज जमाव के फलस्वरूप बनता है, यही आपका क्या कहलाता है? सील कहलाता है। क्या कहलाता है? सील कहलाता है साथियों। और एक अंतिम और छठा हम बात करें तो मान के चलते हैं ये चट्टान इस प्रकार से भी होते हैं, है ना, चट्टान इस प्रकार से भी होते हैं, लंबवत भी होते हैं, और लंबवत मान के चलते हैं दरार इस चट्टान में पाया जाता है। और लंबवत, है ना, लंबवत यदि इस मैग्मा का जमा होता है और ठंडा होकर के कठोर हो जाता है, तो इस प्रकार की जो लंबवत नुमा संरचना है इसे ही बोलते हैं डाइक। क्या बोलते हैं? डाइक बोलते हैं, है ना। तो ये था पृथ्वी के अंदर में निर्मित ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा निर्मित अंतर्भेदी स्थलाकृतियां, है ना। एक है बैथोलिथ जो सबसे नीचे पार्ट में जमा होगा, सबसे बृहत स्तर में होगा, इसका कोई शेप साज नहीं होगा, सामान्यतः गुंबदाकार भी हो सकता है। दूसरा है डाइक, आप याद रख सकते हैं, डाइक जो है आपका लंबवत क्रम में जो मैग्मा का जमाव होकर के ठोस रूप धारण के पश्चात जो बनता है धरातल के नीचे, डाइक कहलाता है। जो मशरूम आकृति का जो बनता है उसे हम लेकोलिथ बोलते हैं। जो लहरदार नुमा संरचना में या फिर तरंगों के रूप में संरचना में बनता है उसे बोलते हैं फेकोलिथ। जो कटोरी नुमा संरचना में बनता है उसे बोलते हैं लोपोलिथ। और जो आपका क्षैतिज रूप में जमाव के कारण जो संरचना बनती है उसे सील बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये है आपका अंतर्भेदी स्थलाकृतियां, है ना। अब आगे बात करते हैं और अगला जो है साथियों एक बार इमेज में भी दिखा देते हैं आप लोगों को, है ना, इमेज में भी दिखा देते हैं ताकि समझ में आ जाए। देखिए यहां पर ये बैथोलिथ देख सकते हैं, तो कहीं कहीं गुंबदाकार दिख रहा है, कहीं पर एकदम नीचा घुसा हुआ दिख रहा है, कहीं गुंबदाकार, ये बहुत बड़ी मात्रा में आपको फैला हुआ दिख रहा है, ये है आपका बैथोलिथ। क्या है? बैथोलिथ, है ना। अब आगे देखिए साथियों, ये देखिए आपका बिल्कुल कटोरी नुमा संरचना में है, ये है आपका लोपोलिथ। लोपोलिथ। आगे बात करते हैं दूसरा, देखिए यहाँ पर फेकोलिथ। देखिए फेकोलिथ जो है लहरदार नुमा संरचना में है ना, लहरदार नुमा संरचना में है, तो ये है फेकोलिथ। आगे बात करें हम और अगला जो है साथियों वो है डाइक। देखिए डाइक जो है ये लंबवत है। क्या है? लंबवत है। आगे बात करें हम लोग, अगला जो है साथियों वो देखिए यहाँ पर डाइक दिख रहा है आपको लंबवत। इसके अलावा यहाँ पर देखिए आप लोग सील। सील देखिए बिल्कुल बिल्कुल आपका क्षैतिज क्रम में क्षैतिज क्रम में विस्तृत है, ये है सील। अगला है लेकोलिथ, और लेकोलिथ देखिए एकदम आपका मशरूम की आकृति में है। आपका लेकोलिथ जो है ये मशरूम की आकृति में है, तो ये हो गया लेकोलिथ, है ना। तो इस प्रकार से
अंतर्भेदी ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां ये आपका इसी प्रकार से बनते हैं, है ना। बाद में जब मैग्मा का ऊपर जमाव होता है धरातल में तो लावा से के प्रवाह से लावा का पठार का निर्माण होता है। और आगे हम लोग देखेंगे बहिर्भेदी स्थलाकृतियां, है ना। इसको मिटा देते हैं। अब अगला बात करते हैं साथियों, और एक और फिगर दिखा देते हैं हम आपको। ज्वालामुखी के प्रकार में हम बताए थे, और विशेष करके, है ना, विशेष करके आपको बताए थे छिद्रयुक्त ज्वालामुखी, जहां पर हम बोले थे आप लोगों को कि तीव्रता के आधार पर, है ना, तीव्रता के आधार पर ज्वालामुखी जो है वो आपका 5 भागों में विशेष करके हम बताने का प्रयास किए थे। तो ये देखिए, सबसे ऊपर में विस्फोट जो हुआ था एकदम ना के बराबर, जो हवाई तुल्य ज्वालामुखी था, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा लावा विस्फोट करता हुआ बाहर निकल रहा है, स्ट्राम्बोली किस्म का। यहाँ पर देखिए बिल्कुल एकदम लावा गोभी के कलर, ये देखिए गोभी के शेप में आपको दिखेगा, ये गोभी की तरह दिखेगा। और यहाँ पर भी आपका गोभी की तरह ही यहाँ पर भी दिखेगा। तो ये आपका था साथियों वल्केनियन किस्म के ज्वालामुखी। ये था आपका वल्केनियन विसुवियन किस्म के ज्वालामुखी। और ये देखिए सबसे भयानक यहाँ पर लावा का विस्फोट हो रहा है, ये था आपका पिलियन किस्म की ज्वालामुखी, है ना। तो ये था आपका ज्वालामुखी जो हम आपको बताए थे, ये भी फिगर दिखा दिए। अब आगे बात करते हैं, और अगला जो है हमारा वो है बहिर्भेदी स्थलाकृतियां। क्या है? बहिर्भेदी स्थलाकृतियां, बहिर्भेदी स्थलाकृति, है ना। और इसमें हम लोग देखते हैं पहले शंकु, शंकु, है ना, और शंकु के प्रकारों को देखेंगे साथियों। जब ज्वालामुखी होता है, ज्वालामुखी के कारण जब मैग्मा बाहर आता है इस प्रकार से, तो इस प्रकार से जमने के कारण उसका एक रूप बन जाता है जिसे हम बोलते हैं शंकु। क्या बोलते हैं? शंकु, है ना। इस प्रकार से, है ना, यहाँ से मैग्मा बाहर आया, मैग्मा ऊपर गया, छिटा करके इधर कुछ फेंकाया, कुछ इधर फेंकाया, और इस प्रकार से जम गया। तो निरंतर होते रहता है इस प्रकार से, परत दर परत इस प्रकार से आपका बनता है। और यह जो है एक कोण नुमा संरचना दिखता है, इसे ही बोलते हैं ज्वालामुखी शंकु, है ना, ज्वालामुखी शंकु। ये ज्वालामुखी शंकु यदि 1100 से मीटर से अधिक हो जाता है, इसका पार्श्व जो होता है वो तीव्र ढाल वाला हो जाता है, आधार चौड़ा हो जाता है, तो इसे ज्वालामुखी पर्वत का नाम भी दे देते हैं, है ना। ये ज्वालामुखी शंकु जो होता है साथियों, ये 5 प्रकार का होता है। पहला जो होता है उसे बोलते हैं राख शंकु। क्या बोलते हैं? राख शंकु, है ना, राख शंकु। राख शंकु क्या होता है? जब ज्वालामुखी इस प्रकार से फटा और इस प्रकार से यहाँ पर जो भी चीजें ये शंकु में बने हैं, इसमें राख सर्वाधिक है। क्या है? राख से बने हैं, राख से बने हैं, तो ये आपके कहलाते हैं राख शंकु, है ना। मतलब एक ऐसा शंकु जिसका निर्माण जो हुआ होगा राख से हुआ होगा, वो आपका राख शंकु हो जाएगा। दूसरा कंपोजिट शंकु, जिसे हम मिश्रित शंकु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिश्रित शंकु बोलते हैं। और मिश्रित शंकु में याद रखिएगा एक ऐसा शंकु बनता है जो आपका राख के साथ साथ और भी चीजें इसमें पाई जाती है, जैसे यहाँ पर लैपिली भी होगा, आपका राख भी होगा, है ना। तो ये आपका कहलाएगा लैपिली, राख, प्यूमिस, इसके अलावा पायरोक्लास्ट, सभी चीजें होंगी, वो हो जाएगा मिश्रित शंकु। तीसरा जो हो जाएगा साथियों वो हमारा हो जाएगा आपका परजीवी शंकु, है ना, परजीवी, और इसी को बोलते हैं परपोषी, परपोषी शंकु, है ना। परपोषी शंकु समझिएगा क्या होता है। जब शंकु बना, है ना, शंकु इस प्रकार से बन गया, शंकु में कई परत होते हैं। अब शंकु मान के चलते हैं साथियों, ये जो मेन, ये जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं ज्वालामुखी का नली, है ना। ज्वालामुखी का नली जो है साथियों, ये आपका जो नली था, ये नली जिसके माध्यम से मैग्मा बाहर निकल रहा था। अब नली जाम हो गया, नली इतना जाम हो गया और इतना ज्यादा इसमें प्रेशर आ गया कि नली से, इस नली के माध्यम से मैग्मा ना निकल पा रहा था, जिसके कारण मैग्मा का रास्ता दूसरा बनाया गया और मैग्मा दूसरे रास्तों से निकल करके फिर से यहाँ पर एक नया शंकु बना दिया। फिर इस प्रकार से इधर भी एक नया शंकु बना दिया। और इस प्रकार का जो शंकु है ना, इस प्रकार का जो शंकु है साथियों, ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका कहलाएगा परजीवी शंकु, है ना। यदि यहाँ पर आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा तो इस शंकु में हम बताने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये है हमारा मुख्य नली जिसके माध्यम से मैग्मा निकलता है।
मैग्मा का ये जो मुख्य नली था, इसमें अवरोध के कारण मैग्मा नहीं निकल पा रहा था, प्रेशर बढ़ रहा था, मैग्मा को निकलना जरूरी था, क्योंकि मैग्मा अपने अंदर बाहर में अंदर में जब उसका शक्तिशाली हो जाता है तो किसी भी प्रकार से बाहर निकल ही जाता है। तो इस नली से बाहर नहीं आने के कारण दूसरा नली उनको खोजना पड़ा, और इस प्रकार से नया नली बनाया और तोड़ करके बाहर निकला, और यहाँ पर फिर से एक शंकु बनाया। इसी प्रकार से मान के चलते हैं, यहाँ पर भी तोड़ा, फिर इस प्रकार से शंकु बनाया। तो इस प्रकार से पहला शंकु के बाद और भी शंकु बने, है ना। मैग्मा का जो नली था, निकलने वाला जो नली था, ज्वालामुखी नली जो था, उस नली का परिवर्तन होने के कारण, अलग अलग नली बनने के कारण फिर से अलग अलग नए शंकु बने, जो शंकु के ऊपर शंकु दिखाई देते हैं। इसी को कहते हैं क्या, परजीवी शंकु या फिर परपोषी शंकु, है ना। ये हो गया 3 प्रकार के शंकु। अब हम बात करते हैं चौथा, है ना, चौथा बात करते हैं साथियों, और चौथा है बेसिक शंकु। बेसिक या फिर क्षारीय प्रकृति का शंकु। साथियों ये भी शंकुए होगा। शंकु का मतलब शंकु ही, शंकु मतलब यही आकृति को ही शंकु बोलते हैं। तो इसका निर्माण यदि आपका सिर्फ और सिर्फ जिसमें ऐसे लावा से हुआ है जिसमें सिलिका की मात्रा कम है, सिलिका की मात्रा कम है, तो इस प्रकार के शंकु को कहते हैं बेसिक शंकु या फिर क्षारीय शंकु। और यदि एक शंकु जो बना है, इसमें सिलिका की मात्रा क्या है, इसमें सिलिका की मात्रा बहुत ज्यादा है, जो गहरी चिपचिपा है, गाढ़ा है ना, ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा जिसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा होगी, सिलिका की मात्रा ज्यादा होगी, इसे कहेंगे अम्लीय शंकु, इसे बोलेंगे अम्लीय शंकु, है ना, अम्लीय शंकु। ठीक है, तो ये है, इस प्रकार से आप शंकु को 5 भागों में बांट करके देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। पहला मैंने बताया कि एक शंकु जो होता है 5 प्रकार से होता है। शंकु क्या होता है, जब ज्वालामुखी विस्फोट करता है, इस प्रकार से विस्फोट किया तो दोनों साइड में क्या हो जाएगा, जो भी पदार्थ निकला वो जम जाएगा, बैठ जाएगा। तो इस प्रकार से शंकु नुमा संरचना बनता है, जिसे हम लोग बोलते हैं शंकु, ज्वालामुखी शंकु। ज्वालामुखी शंकु जब राख से बनता है तो उसे राख शंकु कहते हैं। जब राख के साथ साथ चट्टानी टुकड़े कंकड़ पत्थर से बनता है तो उसे मिश्री शंकु कहते हैं। शंकु के ऊपर शंकु बनता है उसे परपोषित परजीवी शंकु कहते हैं। अब शंकु में यदि जिस शंकु का निर्माण जिस लावा से हुआ है उसमें सिलिका की मात्रा कम है तो उसे बेसिक शंकु, क्षारीय शंकु, और सिलिका की मात्रा ज्यादा है तो उसे अम्लीय शंकु कहते हैं। ये था शंकु, है ना। चलिए आगे बात करते हैं साथियों, और अगला जो है हमारा वो है आपका, हाँ, शंकु हम लोग देख लिए। अब देखते हैं हम लोग क्रेटर के बारे में। क्रेटर क्या होता है ना। तो इस प्रकार से ज्वालामुखी जब होता है साथियों, इस शंकु जब बनता है, ये हमारा शंकु है ना। और ये जो है हमारा, ये जो है साथियों, ये है मुख्य नली, या फिर कहें मुख्य नली, मैग्मा नली, मुख्य नली, मैग्मा नली, जिसे मैग्मा बाहर निकलता है। होता यह है जब मैग्मा निकलता है तो ऊपर ये जो यहाँ पर एक छिद्र होता है, एक छिद्र होता है सबसे पहले, जिसे बोलते हैं ज्वालामुखी छिद्र। क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी छिद्र। ये छिद्र जब बड़ा हो जाता है साथियों, ये छिद्र जब बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है मतलब ज्वालामुखी का छिद्र थोड़ा बड़ा होता है, तो इसे ही ज्वालामुख कहते हैं, ज्वालामुखी मुख कहते हैं। जब बड़ा हो गया तो इसे ही ज्वालामुखी मुख कहते हैं या फिर क्रेटर कहते हैं, है ना। तो इसे ज्वालामुखी मुख या फिर इसी को ज्वालामुखी क्रेटर बोलते हैं ना। एक बार ज्वालामुखी हुआ तो तुरंत ज्वालामुखी नहीं होता है, कई सुषुप्त ज्वालामुखी भी होते हैं, है ना। अब ज्वालामुखी एक बार हुआ साथियों, तो यहां पर ये जो मुंह था इसको फाड़ करके निकला बाहर, इतना गड्ढा बना दिया जिसे ज्वालामुखी क्रेटर बोले। अब फिर से, अब जैसे ऊपर फेंकाया जो चीजें वो नीचे भी गिरेगा, नीचे गिरेगा तो इसका मुंहुओं में गिरेगा, कुछ मुंहुओं में गिरेगा तो मुंहुआ जाएगा, फिर बंद हो तो बंद हो जाएगा। तो फिर से अब जब ज्वालामुखी प्रक्रिया होगी, अब फिर से ये तेजी से, है ना, अब इसको फिर से यहाँ पर रुकावट डाल दिया गया है, तो फिर से ये तेजी से तोड़ेगा और इसका मुंहुआ को बड़ा कर देगा। और इसका मुंहुआ जब बड़ा हो जाएगा तो इसे ही कह देंगे कालडेरा। क्या कह देंगे, कालडेरा।
तो सबसे छोटा जब होगा, छिद्र नुमा होगा, तो ज्वालामुखी छिद्र, थोड़ा बड़ा होगा तो ज्वालामुखी मुख या फिर ज्वालामुखी क्रेटर, और सबसे बड़ा जो बृहत स्तर में फैल जाएगा ज्वालामुखी का मुंह, तो उसे ही कह देंगे काल्डेरा, है ना। और ये क्रेटर और काल्डेरा में यदि पानी जम गया और झील नुमा संरचना बन गया तो इसे क्रेटर झील कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेटर झील बोलते हैं या फिर काल्डेरा झील बोलते हैं। तो ये सभी जो है साथियों आपके किस प्रकार की संरचना है? जो धरातल के बाहर बन रहे हैं, इसीलिए सबको बहिर्वेदी संरचना बोलते हैं, इसीलिए सबको बहिर्वेदी संरचना बोलते हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना है, क्रेटर झील भी याद रखना है, काल्डेरा झील भी याद रखना है, ये भी बहिर्वेदी स्थलाकृति में संरचना में आपको लिखना होता है ना। तो ये था कंप्लीट अंतर्वेदी और बहिर्वेदी स्थलाकृतियां। अब हम बात करते हैं साथियों कुछ और प्रभाव। अब ज्वालामुखी से क्या क्या प्रभाव होता है, पहले नकारात्मक प्रभाव बात करते हैं या फिर ज्वालामुखीयता एक आपदा के रूप में, है ना। नकारात्मक प्रभाव को हम लिख दें ज्वालामुखीयता एक आपदा के रूप में, ज्वालामुखीयता आपदा के रूप में। इसका नकारात्मक आप पक्ष हम बात कर रहे हैं, तो नकारात्मक पक्ष में भी आप लिख सकते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है? आपदा तब होता है जब कोई चीज में जान माल की हानि होती है, सामाजिक नुकसान होता है, सामाजिक नुकसान होता है, पर्यावरण नुकसान होता है, आर्थिक नुकसान होता है, चौथा आर्थिक नुकसान होता है, चौथा मानसिक नुकसान होता है ना। इसके अलावा ज्वालामुखी प्रक्रिया जो होता है साथियों, इसके अंदर में जो है स्थल मंडल को नुकसान करता ही है, साथ ही साथ जल मंडल को भी नुकसान करता है और वायुमंडल को भी नुकसान करता है। कैसे? स्थल मंडल को तोड़ देता है तो स्थल मंडल को नुकसान कर दिया, जैसे बाहर आया तो स्थल खंड को तोड़ते हुए बाहर आता है तो स्थल खंड को नुकसान किया। ऊपर आया तो बहुत सारी चीजों को बाहर लेकर के आया, जैसे बहुत सारा उष्मा लेकर के आया, राख लेकर के आया, गैस लेकर के आया, गैस मान के चलते कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के आया तो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में बढ़ा दिया। राख लेकर के आया तो राख के कारण बहुत सारी चीजें जो होती है धूल कोहरा का निर्माण कर दिया गया। इसी प्रकार से वायुमंडल का नुकसान हो गया। जल मंडल का नुकसान कैसे होगा? जल मंडल का नुकसान ऐसे होगा, मान के चलते हैं ये भूकंप ज्वालामुखी जो हुआ समुद्री क्षेत्रों में हुआ, तो समुद्री क्षेत्रों में जहां पर हुआ वहां पर आपको देखते होंगे कि वहां पर लाखों हजारों मछलियां, समुद्री जीव जो है उसको मारा जाता है और समुद्री जल में रहने वाले जितने भी जीव जंतु होते हैं उसको नुकसान होता है, समुद्री इकोसिस्टम को प्रभावित करता है ना। क्योंकि बहुत ज्यादा तापमान होता है जब ये निकलता है तो अगल बगल में जो भी वहां पर जल मंडलीय क्षेत्र जो होते हैं जिसमें जीव जंतुओं का वास होता है वो सभी वहां से भाग जाते हैं और बहुत सारे मर जाते हैं। इस प्रकार से जल मंडल को भी नुकसान होता है। तो इस प्रकार से ज्वालामुखीयता जो है ये तीनों मंडलों को प्रभावित करता है, स्थल मंडल, जल मंडल और आपका वायुमंडल को भी प्रभावित करता है ना। सामाजिक नुकसान क्या होता है साथियों? मान के चलते हैं कोई भी क्षेत्र है जहां पर ज्वालामुखी प्रक्रिया होने वाली है या फिर ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है, तो वहां पर मान के चलते हैं कोई भी समाज का निर्माण हुआ है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ऑस्ट्रेलियाई समाज, अमेरिकन समाज, तो कोई भी एक भौगोलिक परिदृश्य में जो समाज बनता है उस समाज की सफाया हो जाता है ना। तो ये सामाजिक नुकसान हो गया। दूसरा है पर्यावरण नुकसान, है ना। पर्यावरण नुकसान कैसे होगा? बहुत सारे गैसें आएंगी, बहुत सारे राख आएंगे जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषित होगा, है ना। तो ये पर्यावरण नुकसान होगा। बहुत सारे जब ये ज्वालामुखी प्रक्रिया होगा तो अगल बगल में जितने भी पेड़ पौधे होंगे सबको जला के राख कर देगा, सभी चीज जो जीव जंतु होंगे सबको मार करके धर देगा, पर्यावरण क्षति हो जाएगा। आर्थिक नुकसान क्या होगा साथियों? मान के चलते हैं यहां पर कोई उद्योग धंधे स्थापित है, मान के चलते जापान वोल्केनो एक एक्टिविटी क्षेत्र में बसा हुआ देश है। अब जापान में मान के चलते कोई इंडस्ट्री स्थापित है, वहां पर जाकर के वोल्केनो एक्टिविटी हो जाए तो वहां पर जो भी आर्थिक धंधे जो चल रहे हैं वो सब क्या हो जाएंगे? चौपट हो जाएंगे। तो आपका आर्थिक नुकसान भी हो जाएगा। अब मानसिक नुकसान क्या हो जाएगा? बहुत सारे लोग जान माल के नुकसान भी होता है, जैसे मान के चलते कोई आदिवासी क्षेत्र में आपका ज्वालामुखी प्रक्रिया हो गया जिसमें बहुत सारे लोग रहते थे वहां पर, या फिर ज्वालामुखी बहुत ज्यादा विस्फोट होने के कारण जो अगल बगल में जो क्षेत्र थे वहां तक लावा छिटक कर चला गया जिसके कारण बहुत सारे लोगों की जान चली गई।
तो जान चली जाने के कारण जो पारिवारिक नुकसान जो हुआ, मान के चलते हैं किसी के फैमिली में जो कमाने वाला व्यक्ति था उसका चला जाना, वो चला गया, तो उस व्यक्ति में उसके फैमिली मेंबर में जो है साथियों वो सब मानसिक रूप से कमजोर हो जाएंगे, मानसिक रूप से आर्थिक रूप से वो कमजोर हो जाएंगे और इस प्रकार से उसका दिन ब दिन हालात जो है और बिगड़ता चला जाएगा। तो इस प्रकार से ज्वालामुखीता जो है साथियों आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरण, ये सभी चीजों को नुकसान पहुंचाता है, जिसके कारण इसको आपदा के रूप में देखा जाता है ना। तो इसका सकारात्मक नकारात्मक पहलू आपको बता दिए। अब सकारात्मक पहलू की बात करते हैं ना। तो ज्वालामुखीता का सकारात्मक पहलू, सकारात्मक पहलू, ज्वालामुखीता का सकारात्मक पहलू, पहला आप लोग लिख सकते हैं साथियों इससे ग्रेनाइट, ग्रेनाइट एवं बैसाल्ट चट्टानों का निर्माण होता है, चट्टानों का निर्माण होता है ना। तो ग्रेनाइट और बैसाल्ट चट्टानों का निर्माण जो होता है मैग्मा के से द्वारा होता है। मैग्मा जब धरातल के ऊपर आता है तो बैसाल्ट कहलाता है, धरातल के नीचे जमता है तो ग्रेनाइट चट्टान कहते हैं। दूसरा कह सकते हैं भूगर्भीय, भूगर्भीय खनिजों की जानकारी मिलती है, खनिजों की जानकारी, है ना। अगला हम बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी, आंतरिक संरचना की जानकारी। चौथा है ना गीजर, धुआंरे, सोल्फ तारा का निर्माण होता है, का निर्माण, है ना। आखिर इसको स्थलाकृतियों में भी लिख सकते हैं आप और इसको सकारात्मक पक्ष में भी आप लिख सकते हैं। गीजर क्या होता है, तो गीजर याद रखिएगा जब कोई भी क्षेत्र पर मान के चलते हैं यहाँ पर पानी है ना, यहाँ पर पानी है और यह जो पानी है, अब भौम जल जो होता है वो धरातल में होता है, अब यहाँ पर मैग्मा उपस्थित है, ये भौम जल का प्रभाव जो है मैग्मा के साथ मान लिया जा हो गया। तो मैग्मा जो बहुत ज्यादा तापमान है साथियों, तो मैग्मा का प्रभाव इस भौम जल में स्तर में होगा, तो इस भौम जल स्तर में जहां तक ये भौम जल स्तर होगा उसको गर्म कर देगा और इस जल क्या हो जाएगा, गर्म जल स्रोत का निर्माण हो जाएगा, गर्म जल स्रोत का निर्माण हो जाएगा। तो इसे ही कहते हैं क्या, इसे ही कहते हैं गीजर। क्या बोलते हैं, गीजर, गर्म जल कुंड जिसे बोलते हैं, जैसे सूरज कुंड आप लोग नाम सुने होंगे। धुआंरे क्या होता है साथियों, धुआंरे बस कुछ नहीं होता है, एक गर्म जल कुंड ही होता है, धुआंरे गर्म जल कुंड ही होता है, लेकिन ये गीजर से ज्यादा गर्म होता है, जहां से हमेशा वाष्पित होते रहता है जल, एकदम धुआं की तरह आपको दिखते हैं। जब बहुत ज्यादा आप टेम्परेचर मान लिया जाए कहीं रख दीजिए और वहां पर पानी रखिएगा, देखिएगा भाप निरंतर उड़ता रहेगा एकदम धुआं की तरह, तो वो होता है धुआंरे। तो गीजर और धुआंरे में बस अंतर होता है, गीजर भी गर्म जल स्रोत होता है लेकिन अपेक्षाकृत धुआंरे से कम होता है। धुआंरे एक बहुत बृहत स्तर में होता है जहां से बहुत ज्यादा मात्रा में धुआं वाष्पित के रूप में दिखाई देता, निकलते रहता है जल का। सोल्फ तारा क्या होता है साथियों, सोल्फ तारा में यहां पर क्या होता है, यहां पर भी गर्म जल स्रोत ही है, गर्म जल स्रोत ही होता है सोल्फ तारा, लेकिन यहां पर जल का वाष्पीकरण के साथ साथ खनिजों का निष्कर्षण भी होता है। क्या होता है, खनिजों का निष्कर्षण भी होता है, खनिजों का निष्कर्षण होता है, खनिजों का भी वाष्पन होता है, तो ये सोल्फ तारा कहलाता है। और इसमें याद रखिएगा गंधक जो होता है, गंधक, गंधक जिसे सल्फर बोलते हैं, सल्फर का बहुत तेजस्वी निष्कर्षण होता है। तो एक ऐसी स्थिति, एक ऐसा गर्म जल स्रोत जिसमें खनिजों का निष्कर्षण और जिसमें गंधक की सर्वाधिक मात्रा होती है, वो सोल्फ तारा कहलाता है। और ये गंधक जिसे सल्फर कहते हैं, इसी कारण आपको देखते होंगे बहुत लोग जाते हैं गर्म जलकुंड में नहाने में। ये सल्फर जो होता है त्वचा रोग के लिए माना जाता है, बहुत अच्छा दवाई होता है। तो जितने भी लोग को चर्म रोग होता है वो गर्म जलकुंड में जाकर के नहाते हैं, ताकि उनका त्वचा में जो भी बीमारी है, उनका चर्म में जो भी बीमारी है, चर्म रोग है, वो समाप्त हो जाए, क्योंकि सल्फर उसमें पाई जाती है और सल्फर जो है चर्म रोग के लिए अच्छा माना जाता है, इलाज के लिए दवाई के रूप में जाना जाता है ना। तो इस प्रकार से आपका गीजर हो गया, धुआंरे, सोल्फ तारा का निर्माण, ये भी सकारात्मक पक्ष हो गया। आगे बात करते हैं साथियों, आगे हम बात कर सकते हैं भूतापीय ऊर्जा, है ना। पांचवा क्या हो सकता है, भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं।
है ना। जहां पर मैग्मा का प्रवाह है, जहां पर मैग्मा का संपर्क है धरातल के काफी निकटता के साथ, वहां पर हम जो वहां पर मैग्मा के कारण वहां पर कहीं पर देखते होंगे आप भाप निकल रहा है धरती के अंदर से, कहीं पर आप देखते होंगे गैस निकल रहा है, बहुत गर्म वहां पर पदार्थ निकल रहे हैं। तो ये जो भूतापीय ऊर्जा है, जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, जिसमें बहुत ज्यादा उष्मा है, इसका उपयोग करके हम भूतापीय ऊर्जा को बढ़ावा दे सकते। जैसे लद्दाख वाले क्षेत्रों में आप पूगा घाटी का नाम सुने होंगे, ये भूतापीय ऊर्जा के लिए जाना जाता है ना। इसके अलावा क्या फायदा हो सकता है ना। तो इसके अलावे और भी बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये मुख्य रूप से आपको यही याद रखना है, जो आपको मुख्य रूप से याद रखना है, जैसे ग्रेनाइट बेसाल्ट का निर्माण, भूगर्भीय खनिजों की जानकारी, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी, गीजर द्वारे सुल्फ तारा का निर्माण, गंधक खनिजों का निष्कर्षण, फिर भूतापीय ऊर्जा, है ना। और कुछ चीजें होगी उसे भी देख लेते हैं, है ना। हाँ, यहाँ पर हम इसको बारे में ऐसे भी हम बता चुके हैं। तो साथियों, आग्नेय चट्टाने जैसे ग्रेनाइट और बेसाल्ट का निर्माण हो गया, पृथ्वी की आंतरिक उष्मा का निष्कासन हो गया। हाँ, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, देखिए ये छूट गया था, इसीलिए इस ज्वालामुखी को सेफ्टी वाल्व कहा जाता है, सेफ्टी वाल्व ऑफ अर्थ। यदि ज्वालामुखी प्रक्रिया नहीं होती साथियों, तो ज्वालामुखी प्रक्रिया नहीं होने के कारण ये पृथ्वी जो है वो ब्लास्ट कर जाता, फट जाता। जिस प्रकार से प्रेशर कुकर में आप खाना बनाते हैं और प्रेशर कुकर में यदि उष्मा जो उसके अंदर बन रहा है, उस उष्मा को सीटी के माध्यम से ना निकाला जाए तो प्रेशर कुकर ब्लास्ट कर जाएगा, फट जाएगा, है ना। उसी प्रकार से निरंतर पृथ्वी के अंदर उष्मा की उत्पत्ति हो रहा है, उष्मा की प्राप्ति हो रहा है, और यदि ये निरंतर चल रहा है, निरंतर बहुत ज्यादा उष्मा यहाँ प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर दबाव बढ़ रहा है, उष्मा बढ़ रहा है, और इस उष्मा को यदि निकाला नहीं जाए तो ये कहीं भी विस्फोट करेगा और हो सकता है पूरा पृथ्वी को विस्फोट कर देगा। तो प्रकृति ने बहुत खूबसूरती से बनाया है इस पृथ्वी को, और जगह जगह पर वॉल्केनिक गतिविधियां को जन्म दिया है, इसीलिए ताकि पृथ्वी के अंदर जो तापमान निरंतर बनता है उसे निकाला जा सके बाहर, उष्मा को निकाला जा सके और पृथ्वी को संतुलित अवस्था में रखा जा सके। और इसीलिए भूकंप को, ज्वालामुखी को पृथ्वी का सेफ्टी वाल्व कहते हैं, क्योंकि यदि ये सेफ्टी का काम नहीं करता ज्वालामुखी, तो पृथ्वी जो है वो खत्म हो जाता, संपूर्ण ब्लास्ट हो जाता, है ना। तो ज्वालामुखी ऑल्सो, ज्वालामुखी को किस प्रकार से जाना जाता है, पृथ्वी का सेफ्टी वाल्व के रूप में जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है, पृथ्वी की आंतरिक उष्मा के निष्कासन वही आपका कहलाता है पृथ्वी की सेफ्टी वाल्व। इसी प्रकार से आपका सेफ्टी करने का काम करता है ज्वालामुखी मुख्यतः, है ना। आगे बात करते हैं, लावा से काली मृदा का निर्माण हो जाएगा, है ना। तो लावा से काली मृदा, जो लावा बाहर निकला उससे भी काली मृदा बनेगा। पृथ्वी के चुंबकीय गुण की ज्ञात हो जाएगी, है ना। ये जो बाहर अंदर से मैग्मा जो बाहर आते हैं साथियों, इसमें चुंबक के गुण पाए जाते हैं, अट्रैक्शन करने का इसमें ये प्रकृति होती है इसमें। तो इससे ही पता करते लेते हैं वैज्ञानिक के अंदर में जो भी चीजें हैं वो चुंबक या फिर गुरुत्वाकर्षण बल कैसे जन्म लिया, तो यही आपका बताने का प्रयास करता है ना। तो अंदर से जो चीजें बाहर निकलती है उसमें चुंबकीय गुण पाया जाता है, उससे विद्वान ये निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि अंदर में जो भी चीजें पाई जाती होगी उसमें चुंबकीय गुण, और इसी कारण गुरुत्वाकर्षण बल सर्वाइव है और गुरुत्वाकर्षण बल का निर्माण हुआ है ना। तो चुंबकीय गुण की ज्ञात भी इसी से पता चलता है। और गीजर धुआंरे सुल्फ तारा की उत्पत्ति बता चुके हैं, भूतापीय ऊर्जा आपको बता चुके हैं, है ना। तो ये था साथियों कंप्लीट और कंप्लीट ज्वालामुखी से संबंधित बातें यहाँ पर समाप्त होती है। और पीडीएफ में मिलेगा, और भी चीजें कुछ छुटी हुई होगी पीडीएफ में आपको सारी चीजें मिल जाएगा, और आप लोग पढ़ लीजिएगा उसे, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का, फिर मिलते हैं नए सेशन के साथ। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई का कोई ऑप्शन नहीं है, जिंदगी को और अपने जीवन को संवारने का एक ही तरीका है, वो है मेहनत। पढ़ाई एकदम बेहतर तरीके से, एक बार शानदार तरीके से आप मेहनत करते हैं, और कहते हैं जब सफलता चरम, जब मेहनत चरम पर होती है, जब मेहनत चरम पर होती है तो कामयाबी एवरेस्ट से भी ऊंचा होता है ना। तो बिल्कुल, चलिए साथियों मिलते हैं फिर आप सभी के साथ। धन्यवाद, बहुत बहुत जोहार आप सभी को, नमस्कार।